हेलो नमस्ते गुड इवनिंग, क्या हाल चाल। मैं सिद्धार्थ शर्मा, आपका अपना सिट सर क्लास 9 के इस खूबसूरत सफर में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम आज ही क्लास को स्टार्ट करें, एक बार सारे बच्चे मुझे बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। और हम वो सिंपल तरीके से नहीं पूछेंगे कि बताओ थम्स अप दे दो, फायर इमोजी बना दो, ना 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 ना। इस इमेज में मैंने 5 चेंजेस किए हैं। जो बच्चा ये बता देगा वो 5 चेंजेस कौन से हैं, मैं समझ जाऊंगा मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है। फटाफट फटाफट से बता दीजिए क्या हाल चाल है आप लोगों के। बताओ 5 चेंजेस इस इमेज के ऊपर कौन कौन से है दोस्तों। लेट्स गो। हाय 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 हाय। 5 चेंजेस इन दिस इमेज। वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर एसएसटी बोरिंग होती है, आज ही क्लास ले लो उसके बाद बात करेंगे हम लोग। डन है। एक बच्चे ने सही जवाब दे दिया कि सर आप तो लिपस्टिक लगाए हुए हो, तो बिल्कुल सही बात है, एक बच्चे ने लिपस्टिक कर दिया है। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर आपने मांग में हेयर कलर भर रखा है। यस यस यस, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, बिल्कुल सही बात है, बिंदी लगा रखी है मैंने। तीसरी, बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड। कुछ बच्चों ने नेकलेस भी हाईलाइट कर दिया है। और लास्ट में कुछ बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सर आपने तो यहां पर नेकलेस पहन रखा है, वो भी तो देखो। लेट्स गो दोस्तों। देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे पता है कि आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यह आया है कि सर अभी तो एनसीईआरटी रिलीज ही नहीं हुई है, तो आप हमें पढ़ाने क्या वाले हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैंने लगभग पिछले 10-15 दिन से हर आधे घंटे के अंदर एनसीईआरटी की वेबसाइट रिफ्रेश पे रिफ्रेश करिए, लेकिन कोई अपडेट नहीं। एनसीईआरटी को कांटेक्ट भी किया, कोई अपडेट नहीं। फिर मैंने चीजें ली अपने हाथों में और मैंने सिलेबस को अच्छे से घोटा और फिर मैं निकाल के लाया ये कंटेंट। ये जो मैं कंटेंट आपको देने जा रहा हूं, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बोलना चाहता हूं कि ये कंटेंट जब एनसीईआरटी आएगी ना, तो एनसीईआरटी यहां आएगी और आज हम यहां का पढ़ने वाले हैं। तुम्हें पूरी तरीके से बस भरोसा रखना है। मुझे ये काम करते करते 13वां साल चल रहा है। इन 13 साल के अंदर मुझे सब पता है कि एनसीईआरटी किस लेवल का पढ़ाती है और क्या पढ़ाती है। तो आज ही क्लास करने के बाद ना केवल तुम बाकी बच्चों से एक एक स्टेप आगे हो जाओगे, साथ ही साथ एक तुम डेवलप्ड स्टेज पे जा चुके होगे, क्योंकि तुम इतना डिटेल में आज पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो बस भरोसा रखिए और आज की क्लास में तुम एंजॉय करो और तुम देखना मजा आ जाएगा तुम लोग को। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि दोस्त आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड की बात कर लें तो आज हम मात्र 3 टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ की अंदरूनी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि अर्थ के अंदर क्या होता है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लेट टेक्टोनिक्स में मैं आपको 4 थ्योरी पढ़ाऊंगा और देखना आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे, कुछ हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आज का सेशन हम लोग समाप्त कर देंगे। क्लियर है? तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? क्या आप लोग एक्साइटेड है आज की क्लास के लिए? अगर सारे बच्चे एक्साइटेड है तो एक बार फायर इमोजी हो जाए दोस्तों चैट में। एक बार फायर इमोजी हो जाए चैट में। अगर आज की क्लास के लिए आप लोग एक्साइटेड है तो एक बार फायर इमोजी हो जाए दोस्तों। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपका नाम क्या है। बिल्कुल, ये तो मेरा पेंडिंग ही रह गया यार। दोस्त, मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और मैं सोशल साइंस के डिफिकल्ट और बोरिंग कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग करके पढ़ाता हूं। यह काम करते करते लगभग 12-13 साल हो गए हैं। यह मेरा 13वां साल चल रहा है। अगर आप मुझे अभी नहीं जानते हैं तो पिछले साल जितने बच्चों ने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम दिया था भारत देश में, उसमें से हर दूसरा बच्चा जो था उसे हमने पढ़ाया था, पीडब्ल्यू ने पढ़ाया था। तो आप लोग इस तरीके से बस थोड़ा बहुत जान सकते हैं मेरे बारे में। बाकी तो बहुत बड़ा साल है, धीमे धीमे दोस्ती होगी, धीमे धीमे याराना बढ़ेगा दोस्तों। चलिए, फायर इमोजी आ गए हैं, इसी के साथ हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आज से 460 करोड़ साल पहले की बात है। 460 करोड़ साल पहले की बात है। हुआ ये कि आज से 460 करोड़ साल पहले हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। यानी हमारा सन और उसके अराउंड रिवॉल्व करने वाले 8 प्लैनेट्स होते ही नहीं थे। बस एक बादल था और उस बादल के अंदर गैस हुआ करती थी और डस्ट के पार्टिकल हुआ करते थे। इस बादल को कहा जाता था सोलार नेब्यूला। लेकिन यह बादल है ना, एकदम ही आलसी था, ना हिले ना ढूले, सेम तुम्हारी तरह। समर सीजन में कैसे तुम कूलर के सामने पड़े रहते हो पैर के ऊपर पैर रख के, वैसे ये बादल भी एकदम पड़ा रहता था, बिल्कुल नहीं हिल रहा। इसके अंदर की जो गैस थी, जो डस्ट थी, वो एकदम कड़ी हुई थी।
लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिस बादल की पूरी हिस्ट्री बदल के रख गया। दरअसल इस बादल के पास एक स्टार हुआ करता था, और स्पेस में क्या होता है, जब एक स्टार अपनी पूरी लाइफ जी लेता है तो वो स्टार जो होता है मरने से पहले धमाका करता है। तो इस सोलार नेबुला, इस बादल के पास जो स्टार था, वो स्टार जब उसकी लाइफ टाइम खत्म हो गई तो वो स्टार जो था वो स्टार एक्सप्लोड कर गया। जब वो स्टार एक्सप्लोड किया तो जो शॉकवेव्स थी, वो शॉकवेव्स जो थी वो इस सोलार नेबुला की तरफ आई। सर शॉकवेव्स क्या होता है? आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा किस तरीके की, जब एक कोई बड़ा सा धमाका होता है तो धमाका होने के बाद उसमें से बड़ी सी शॉकवेव्स निकल के आती हैं, उससे खिड़कियां टूट जाती हैं, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, दरवाजे गिर जाते हैं। उसी तरीके से जब वो स्टार एक्सप्लोड हुआ, फटा, तो उसमें से जो शॉकवेव्स निकल के आई वो सोलार नेबुला नाम के बादल की तरफ भागी। जो चीजें सोलार नेबुला की स्टैग्नेंट थी, रुकी हुई थी, बिल्कुल नहीं हिल रही थी, जैसी वो वेव्स आई वो सब की सब मूव करने लगी, गोल 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 गोल, तेज तेज मूव करने लगी। वो देखते ही देखते जो बादल था, इस बादल का जितना भी मटेरियल था वो सब के सब सेंटर में चला गया, सबके सब सेंटर में जाके कोलैप्स कर गया। जब इस बादल का सारा की सारा मटेरियल सेंटर में जाके कोलैप्स कर गया तो एक चीज बनके तैयार हुई, और वो थी हमारा सन। इस बादल का 99.8% मटेरियल जो था वो सेंटर पे जाके कोलैप्स कर गया, और उस 99.8% चीज ने मिला के बनाया सन। सर बादल का 99.8% सेंटर पे चला गया और उसने सन बना लिया, लेकिन उसका क्या हुआ? जो बचा हुआ 0.2% था उसका क्या हुआ? जब 99.8% सेंटर में चला गया तो 0.2% जो डस्ट के पार्टिकल्स थे वो बाहर की तरफ भागे। जब ये डस्ट के पार्टिकल बाहर की तरफ भागे तो जब डस्ट के पार्टिकल्स जुड़े तो डस्ट के पार्टिकल के जुड़ने से पत्थर बने छोटे। जब छोटे पत्थर और आपस में जाके जुड़े तो बड़े पत्थर बने, और जब ये बड़े पत्थर और आपस में जाके जुड़े तब जाके दोस्तों प्लैनेट्स बनके तैयार हुए। और इस तरीके से हमारे सोलार सिस्टम के 8 प्लैनेट, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये 8 प्लैनेट बनके तैयार हुए। तो मैंने अब आपको बताया कि किस तरीके से प्लैनेट बनके तैयार हुए। ठीक है, चलिए सर प्लैनेट तो आपने बना दिए, अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एक क्विज करा लेता हूं, एक छोटा सा ट्रिविया करा लेता हूं आप लोगों से। मैं देखना चाहता हूं चैट में कितने बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कोई मुझे बता सकता है विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम? क्या मुझे कोई बता सकता है विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम? बताइए, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। तुम लोगों ने वही दिमाग लगाया, तुम लोगों ने दिमाग लगाया कि सन के सबसे पास जो प्लैनेट है सर वो तो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के बाद आता है वीनस। तो क्योंकि सन के सबसे पास मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन आप गलत हैं। अगर आपसे हॉटेस्ट प्लैनेट पूछा जाए तो हॉटेस्ट प्लैनेट दोस्तों वीनस है, क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेयर इस तरीके का है कि वो हीट को बहुत सारी ट्रैप कर लेता है। ठीक है सर, हॉटेस्ट प्लैनेट तो आपने बता दिया, आपसे बढ़िया आदमी कोई नहीं, लेकिन क्या कोई मुझे कोल्डेस्ट प्लैनेट बता सकता है? विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम? अब बताओ। विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट? हॉटेस्ट हो गया, हॉटेस्ट हो गया दोस्तों। वेरी गुड, एक बच्चे ने रीजन भी दिया है, और यहां पर बहुत ही बढ़िया बच्चों के जवाब आ गए हैं। एक बच्चे ने सही जवाब दिया है विच इज यूरेनस। यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम। तो देखा आप लोगों ने कैसे बातों बातों में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमारा सन बना, किस तरीके से हमारे प्लैनेट्स बने। ठीक है सर, अब आ जाते हैं धरती पे, क्योंकि धरती मेरी मां है। अगर हम धरती की बात करें तो धरती का अब अगला टॉपिक जो आ जाता है वो आ जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के अगर आप अंदर चले जाते हो तो अर्थ के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो मेरी जान अगर हम बात करें तो अर्थ के अंदर टोटल 4 आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, अगर आप बात करें तो अर्थ के 4 मेन लेयर्स होती हैं।
उसमें सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, फिर होता है मेंटल, फिर होता है आउटर कोर, फिर होता है इनर कोर। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आपको सबसे ऊपर जो देखने को मिल रहा है वो है क्रस्ट। ठीक है, अर्थ के आप और अंदर चले जाएंगे तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा मेरी जान मेंटल। थोड़ा सा आप और नीचे आ जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा आउटर कोर। और अगर आप थोड़ा सा और नीचे चले जाएंगे तो सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा इनर कोर। लेकिन सर ये तो बोरिंग है, ये तो सारे टीचर हमें ऐसे ही पढ़ाते हैं, आप क्या खास करने वाले हो? लो बेटी पूछ पूछो नेकी नेकी। मैं आपके लिए अर्थ का पूरा एक आपके लिए डायग्राम लेकर आया हूं, 3D मॉडल लेकर आया हूं। ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी प्यारी अर्थ है और अर्थ में हमारा ये सुंदर सा देश भारत है। ठीक है सर, अब अगर आप इस अर्थ को जरा सा रोटेट करें तो आप ये पाएंगे कि अर्थ को जब आप फाड़ देते हैं तो आप ये पाएंगे कि अर्थ की इस तरीके से लेयर बन जाती है। सबसे पहले अगर आप ये देखें तो ये जो सबसे बाहर की जो लेयर है, ये देख सकते हैं आप, सबसे बाहर की जो लेयर है, ठीक है, ये हो जाती है हमारी क्रस्ट। क्रस्ट वो है जहां पे तुम और मैं खड़े हो, क्रस्ट वो है जहां पे बिल्डिंग्स बनी है, क्रस्ट वो है जहां पे हम खेती कर रहे हैं, क्रस्ट वो है जहां पे नदियां बहती हैं। तो सारा की सारा लाइफ जो धरती के अंदर मौजूद है वो सारा की सारा लाइफ क्रस्ट के कारण है। अगर आप क्रस्ट के और अंदर चले जाएं तो आपको क्रस्ट के अंदर वाली जो लेयर देखने को मिलेगी ये है मेंटल। ये आप जो देख रहे हैं ये वाली लेयर, ये है आपके सामने मेंटल। ठीक है सर, मेंटल के अगर आप और अंदर चले जाएं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा आउटर कोर, और आउटर कोर के भी अंदर आप चले जाएं तो धरती के अंदर सबसे अंदर जो एक पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इनर कोर। क्लियर हो गया? तो ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये हो गया आउटर कोर, और फिर लास्ट में हो गया इनर कोर। ये मैंने आपको अर्थ की चारों लेयर्स के बारे में बता दिया। ये हमने अर्थ की चारों लेयर्स के बारे में पढ़ लिया। तो क्या अगर आपको अर्थ की चारों लेयर्स कौन कौन सी होती है समझ में आ गया? तो एक बार सारे बच्चे थम्स अप देकर बताओ, क्या सारे बच्चों को तरह समझ में आ गया कि अर्थ की कौन कौन सी 4 लेयर होती है? क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। एक बार सारे बच्चे थम्स अप देकर बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? लेट्स गो, वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है मेंटल, ओए ओए, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास थम्स अप आने लगे हैं, इसका मतलब आपको ये 4 लेयर के बारे में तो पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इन चारों लेयर को हल्का हल्का डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों क्रस्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट वही है जहां पे धरती के सारे कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं। आपको पता होगा 7 कॉन्टिनेंट है इस धरती के ऊपर, वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स क्रस्ट से बने हैं। इस धरती पर जितने भी ओशन है वो सारे के सारे ओशन जो है वो क्रस्ट से बने हैं। धरती पर 5 ओशन है, वो पांचों की पांचों ओशन जो है वो क्रस्ट से बने हैं। 7 कॉन्टिनेंट हो चाहे 5 ओशन हो, इस धरती पर मौजूद हर चीज क्रस्ट से बनी है। हर चीज क्रस्ट से बनी है। इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बोल दूं? अब अगर हम क्रस्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रस्ट की जो थिकनेस है वो अनइवन है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रस्ट की थिकनेस अनइवन है। यहां पर आप इस डायग्राम से देखिएगा, आप इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखें तो आप यहां पाएंगे कि यहां पर ये देखिए, यहां पर भी क्रस्ट है, यहां पर भी आपको क्रस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको यहां पर भी क्रस्ट देखने को मिलेगा। जमीन वाला जो क्रस्ट है आप देख सकते हो उसकी थिकनेस जो है वो ज्यादा है जमीन वाले क्रस्ट की। तो जमीन वाले क्रस्ट की थिकनेस जो होती है वो ज्यादा होती है, लगभग 40 किलोमीटर के आसपास जमीन वाले क्रस्ट की थिकनेस होती है। 40 किलोमीटर का क्रस्ट होता है जमीन के पास। 40 किलोमीटर के बाद मेंटल स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप समुद्र की बात करें तो जो समुद्र वाला क्रस्ट है उसकी थिकनेस बहुत ही ज्यादा कम है, मात्र 5 किलोमीटर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस जो है वो मात्र 5 किलोमीटर है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अर्थ का जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस अनइवन है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। दोस्तों डन हो गई बात। अब यहां पे बताया गया है कि क्रस्ट जो है, क्रस्ट बहुत सारे रॉक्स का बना हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रॉक्स, पढ़ रखा है ना आपने।
आपको पता होगा कि जो अलग अलग तरीके की रॉक्स होती हैं उसमें आपको कौन कौन सी रॉक्स देखने को मिलेगी? इग्नियस रॉक देखने को मिलेगी। और बताइए और कौन सी रॉक्स होती है? चैट में बताओ फटाफट, इग्नियस रॉक के अलावा और कौन सी रॉक होती है? इग्नियस रॉक के अलावा होती है सेडिमेंट्री रॉक। वेरी गुड। और एक और तरीके की रॉक होती है आखिरी, आखिरी बताओ, आखिरी बताओ। वेरी गुड, एक बच्चे ने सही जवाब दिया है, और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहां पे ये वाला जो पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो क्रस्ट है धरती का वो पत्थरों से बना हुआ है, और एक जैसे पत्थर नहीं, अलग अलग तरीके के पत्थरों से बना हुआ है। कहीं के क्रस्ट में इग्नियस रॉक है, तो कहीं के क्रस्ट में मेटामॉर्फिक रॉक है, तो कहीं के क्रस्ट में सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे क्या बोला गया है कि जो क्रस्ट है इट सपोर्ट्स लाइफ। क्रस्ट के बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बोला कि आज मैं जिंदा हूं इस क्रस्ट के कारण। सर आप ज्यादा फेंकने लगे हो। अरे मैं बता रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं। मुझे जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, और वो नदियां जो हैं, वो तालाब जो हैं, वो समुद्र जो है, वो सब इस क्रस्ट के ऊपर मौजूद है। मुझे जिंदा रहने के लिए घर चाहिए जो मुझे इस क्लाइमेट से बचाएगा, वो घर में इस क्रस्ट पे बनाता हूं। मुझे जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, और खाना के लिए मुझे एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, या फिर मुझे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना पड़ेगा, और ये दोनों चीजें क्रस्ट पे होती हैं। यानी कि हमें यह पता चला कि सारी तरीके की लाइफ को सपोर्ट करता है दोस्तों क्रस्ट। यहां पे हमारा क्रस्ट समाप्त हो जाता है। इससे ज्यादा आपको क्रस्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। आने दो एनसीईआरटी को, हम भी तो देखें इससे ज्यादा क्या पढ़ा देते हैं वो क्रस्ट के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, क्रस्ट के बाद जो अगली लेयर आ जाती है वो आ जाती है मेंटल। अगली जिस लेयर के बारे में हमें पढ़ना है वो है मेंटल। ये क्रस्ट था, और क्रस्ट के जस्ट नीचे ये देख सकते हैं आप, ये है क्रस्ट, और क्रस्ट के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है इसे कहा जाता है मेंटल। सर मेंटल तो मेरा दोस्त है, अब वो तुम जानो भाई, मैं नहीं बोलूंगा इस बारे में कुछ। अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल की थिकनेस क्रस्ट से ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया था क्रस्ट अगर जमीन पर है तो उसकी थिकनेस मैक्सिमम 40 किलोमीटर, और समुद्र में तो थिकनेस 5 किलोमीटर। लेकिन मेंटल की थिकनेस होती है दोस्त 2900 किलोमीटर। इतना मोटा होता है मेंटल। आप देख सकते हैं कितना मोटा है, यहां पे आप देख सकते हैं 2900 किलोमीटर की इसकी थिकनेस है। 2900 किलोमीटर की उसकी थिकनेस है। इतना मोटा होता है आपका मेंटल दोस्तों। अच्छा, मेंटल के बारे में एक बात और बोली गई है कि जैसे जैसे आप मेंटल में नीचे जाते जाते हो, जैसे जैसे आप मेंटल में नीचे जाते जाते हो, वो कह रहा है डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। अच्छा, ये डेंसिटी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, आप इतनी मेहनत करो, आपके लिए आईपैड गिफ्ट लाए। अरे सर थैंक यू सर। सर देखो मैजिक। थैंक यू सर। आप जानते हैं इन बच्चों को? अरे ये बच्चे तो मिलेंगे ना। अरे तो आइए आज इंट्रोडक्शन हो ही जाए दोस्तों। ये है आपके सामने, ये देखो सर मैजिक कर लेते हैं। ये देखो सर, ये सबके सामने दे रहे हो आप, 18,000 बालक के सामने दे रहे हो मुझे। ये लो मैं वापस नहीं करूंगा दोस्तों। बिल्कुल सर, आपका ही। बच्चों ने भिजवाया। लगता है सैलरी आ गई है। दोस्तों ये है प्रतीक सर, ये आपको कंप्यूटर आईटी एआई पढ़ाएंगे। इनसे बड़ा कंप्यूटर का आदमी कोई पैदा ही नहीं हुआ। अरे नहीं ठीक है बेटा, ये सब सर का बड़प्पन है। हाँ। बस आप लोग के साथ मजा आ जाए, उस बाकी उतना ही चाहिए रहेगा। बस ठीक है, आप लोग को मजा आएगी, क्लास में मिलेंगे अपन। बट सर यार एकदम मेहनत करके आज एकदम जोश में आए हैं बच्चों के साथ। कैसा हो रहा है भाई आप लोग को? एकदम मजा आ रही है ना 9वीं में आके? कैसा लग रहा है? सब एकदम देखो सर, हाय सर, हाय सर, हाय सर, हेलो एआई ओपी। चलो मिलेंगे हम लोग ना, क्लास के अंदर अपन मिलेंगे। लेकिन तब तक सर के साथ एंजॉय करो भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नीचे से दे दीजिए। यहाँ से ले लो सर, यहाँ से ले लो, यहाँ से। दिखेगा नहीं, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। ठीक है सर, मिलते हैं, थैंक यू सर। तो मैं आपको बता रहा था दोस्त डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, अब डेंसिटी का मतलब समझो, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। फिजिक्स की डेंसिटी को हटा दो, तुम हटा दो, अपन डेंसिटी अपनी अलग समझेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पर एक कमरा है दोस्तों। सर आपकी शक्ल देख के लगता नहीं आपके पास कमरा होगा, फिर तुम पर्सनल हुए। ये मेरे पास एक कमरा है, और इस कमरे के अंदर अभी इस समय केवल एक आदमी है। लेकिन अगर इसी कमरे के अंदर मैं एक की जगह कई सारे आदमी खड़े कर दूं, इस कमरे में एक की जगह कई सारे आदमी खड़े कर दूं, तो आप ये पाएंगे कि इस कमरे में भीड़ हो जाएगी। तो पहले इतने बड़े एरिया में केवल एक आदमी था, तो हम कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कम थी।
अब आप देख सकते हैं उतने ही बड़े एरिया में बहुत सारे लोग हैं, तो हम कहेंगे डेंसिटी बढ़ गई। क्या कहेंगे हम? डेंसिटी बढ़ गई। पहले मान लेते मेरे पास 1 गिलास पानी था, मैंने उसमें केवल 1 चम्मच नमक डाली, डेंसिटी कम है। लेकिन अगर उसी 1 गिलास पानी के अंदर अगर मैं 4 चम्मच नमक डाल दूं तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। समझ में आया आप लोग को? सेम बात यहां पे बोला जा रहा है कि मेंटल में जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे, जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे, आप ये पाओगे कि डेंसिटी लगातार इंक्रीज होती जा रही है। ये वाला पॉइंट यहां पे लिखा गया है। ठीक है सर। अब देखो, मैं जब आज की पीपीटी बना रहा था, मैं तुम्हें ईमानदारी से एक बात बताऊंगा, इस पीपीटी के पीछे में ना जाने कितने दिनों से लगा हुआ हूं, सब कुछ एक एक अपने हाथ से लिखी हुई है। हमें मालूम नहीं है एनसीईआरटी किस लेवल पे जाएगा, लेकिन मैंने तुमको प्रॉमिस कर दिया है कि मैं तुमको आज पढ़ाऊंगा यहां पर, और जब एनसीईआरटी रिलीज होगी ना, वो यहां होगी। उसी में का आपका एक मैं आपको ग्लिम्स देना चाहता हूं, ये वाला पॉइंट है। देयर इज अ हाई चांस एनसीईआरटी में ये पॉइंट ना हो, हाई चांस। ये क्या कह रहा है? मैंने अभी आपको बताया, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे की जो लेयर होती है उसे मेंटल कहते हैं। ये पॉइंट ये कह रहा है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो बाउंड्री होती है, क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो बाउंड्री होती है, जहां पे क्रस्ट खत्म होता है और मेंटल चालू होता है, उस बाउंड्री को कहा जाता है मोहरोविचिक डिस्कंटिन्यूटी। मोहरोविचिक डिस्कंटिन्यूटी क्या होता है दोस्तों? मोहरोविचिक डिस्कंटिन्यूटी, जहां पे क्रस्ट खत्म होता है, जहां पे मेंटल चालू होता है, उसे कहा जाता है मोहरोविचिक डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है सर। यहां पे आपने हमें सर मेंटल के बारे में पढ़ा दिया, आपसे बढ़िया आदमी कोई दिखा ही नहीं हमें, थैंक यू बेटे। अब हम बात करते हैं, अगले नंबर पे आ जाते हैं, अब हमारा है कोर। ठीक है सर। आपने हमें सबसे पहले क्रस्ट के बारे में पढ़ाया। आपने बताया क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट सब जगह एक जैसा नहीं है। जमीन पे क्रस्ट की थिकनेस 40 किलोमीटर है, तो वहीं समुद्र में क्रस्ट की थिकनेस जो है वो 5 किलोमीटर है। आपने बताया क्रस्ट के ऊपर ही जीवन संभव है, चाहे पानी चाहिए हो, चाहे पेड़ चाहिए हो, चाहे कहीं भी चाहिए हो, सब कुछ क्रस्ट पे ही मिले है। उसके बाद मैंने आपको बताया क्रस्ट के बाद मेंटल, और मेंटल के बारे में मैंने आपको ये बात बताई कि भाई मेंटल जो है उसकी थिकनेस अभी तक सबसे ज्यादा है 2900 किलोमीटर। मैंने आपको यह भी बताया कि क्रस्ट जहां खत्म होता है, मेंटल जहां चालू होता है, उस बाउंड्री लाइन को कहा जाता है मोहरोविचिक डिस्कंटिन्यूटी। इस बाउंड्री लाइन को कहा जाता है। अब हम आ गए हैं अगले नंबर पे जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है कोर। लेकिन मेरी जान, कोर को हम 2 टुकड़ों में बांटेंगे। एक बार हम पढ़ेंगे आउटर कोर के बारे में, और फिर एक बार हम पढ़ेंगे इनर कोर के बारे में। तो आओ चलो सबसे पहले बात करते हैं आउटर कोर की। यह कह रहा है कि जो कोर है, इट इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। कोर से नीचे कछु ना है, जहां तुम अपने राज छुपाते हो ना, उससे भी गहरा छुपा हुआ है कोर धरती के अंदर। सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके अंदर मेंटल, और उसके अंदर कोर। सबसे नीचे है कोर दोस्त, सबसे नीचे है कोर। इसके अलावा क्या कह रहा है कि कोर की थिकनेस 3500 किलोमीटर है। सर आपने झूठ बोला था। ये क्या झूठ बोला था? आपने कहा था मेंटल सबसे ठीक होता है 2900 किलोमीटर, अब यहां पे तो 3500 हो गया है। ये पूरे कोर की थिकनेस बता रहा है, आउटर और इनर दोनों की बता रहा है। अगर आप दोनों में बांट दोगे तो ऑब्वियस सी बात, ये नंबर कम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर क्या बताया गया है कि जो कोर होता है, ये जो कोर है आउटर कोर जिसे आप कह रहे हो, इसमें आपको खूब सारा आयरन के पार्टिकल्स मिलेंगे, वो भी लिक्विड फॉर्म में। आयरन के पार्टिकल्स मिलेंगे लिक्विड फॉर्म में आउटर कोर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अभी 10 मिनट बाद में तुमको कोई चीज बताऊंगा, तुम्हें तब याद दिलाऊंगा कि मैंने तेरे को बताया था ना, तो इसलिए याद रखियो कि जो आउटर कोर होता है उसमें लिक्विड फॉर्म में आयरन के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। डन हो गई बात सर। अब हम बात करते हैं, सर आपने आउटर कोर के बारे में हमें सब बता दिया, अब हम बात करेंगे सर इनर कोर के बारे में। जहां आउटर कोर में केवल आपको आयरन के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, इनर कोर में आपको आयरन के साथ साथ निकल के भी पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। आउटर कोर में आपको केवल आयरन के पार्टिकल्स मिलेंगे, इनर कोर में आयरन और निकल दोनों मिलेगा। क्या कोई मुझे चैट में बता सकता है कि आयरन का केमिकल सिंबल क्या होता है? आज तुम्हारा केमिस्ट्री का भी टेस्ट हो जाए, आयरन का केमिकल सिंबल बता दो कोई मुझे। ठीक है, आयरन का केमिकल सिंबल। तो मैंने आपको बताया आउटर कोर में
केवल आपको आयरन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इनर कोर में चले जाएं तो आपको वहां पे आयरन के साथ साथ निकल भी देखने को मिलेगा, निकल भी देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया यार दोस्तों, बहुत बढ़िया। Fe बहुत शानदार, मस्त। अच्छा, आउटर कोर और इनर कोर में मैंने एक डिफरेंस और बता दिया कि जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। ऑन द अदर हैंड अगर आप इनर कोर की बात करें तो इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। डन। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आपको क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर चारों अच्छे से समझ में आ गया तो एक बार सारे बच्चे चैट में लिख के दिखाइए सिट सर टोपी, सॉरी ओपी। एक बार सारे बच्चे चैट में सिट सर ओपी लिख के दिखाओ अगर आपको चारों समझ में आ गया हो तो। हो जाए हो जाए हो जाए। ये चारों आ गया समझ में? एक सिट सर ओपी हो जाए दोस्तों। परफेक्ट, आ गए हैं हमारे पास ओपी आ गए हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लेट्स गो दोस्तों। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम अभी देखो, एसएसटी पढ़ने का तुम्हारा तरीका मैं रीडिफाइन कर दूंगा। मैं आप मेरी बात पे अगर यकीन नहीं करते हैं तो आज आप एक काम करिएगा कि क्लास खत्म होने के बाद आप पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पे वॉरियर सीरीज सर्च करिएगा। आज से 2 महीने पहले मैंने वो सीरीज चालू करी थी एसएसटी क्लास 10th के बच्चों के लिए जो उस टाइम पे बोर्ड एग्जाम दे रहे थे, और आप उसके सिर्फ कमेंट सेक्शन पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि हम लोग क्लास को कितना इंटरेस्टिंग, कितना अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो बस आपको भरोसा रखना है मुझ पे, मेरी पूरी टीम पे और पीडब्ल्यू पे। मुझसे लोग अक्सर कहते हैं सर ऑनलाइन पढ़ाई में क्या रिजल्ट आता है? आता है। इस साल पीडब्ल्यू से 12 ऑल इंडिया रैंक 1 निकले हैं। 12 10th क्लास की बात कर रहा हूं, जिनका परफेक्ट 500 में 500 या 600 में 600 आया है। अगले तुम बनोगे, और इस बात को मेक श्योर करने के लिए मैं अपनी दिन रात एक कर दूंगा। मैं तेरे साथ खड़ा हूं। बस डिसिप्लिन रहना, क्लास में आना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुझसे। चल आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जहां से एमसीक्यू खेल सकती है आपके स्कूल वाले। पहली इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है? पहली इंफॉर्मेशन यह कह रहा है कि जैसे जैसे आप धरती में नीचे जाते जाते हो, धरती मेरी मां है, जैसे जैसे आप धरती में नीचे जाते जाते हो, वो कह रहा है टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें मेरी जान, अगर हम यहां पे टेम्परेचर की बात करें तो ये कह रहा है कि भाई क्रस्ट का टेम्परेचर कम होता है, मेंटल का टेम्परेचर थोड़ा सा और इंक्रीज होगा, आउटर कोर का टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज होगा, और इनर कोर का टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सर कितना बढ़ेगा? जब आप 32 मीटर नीचे जाते हो तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहां खड़े हो और यहां पे मान लेते हैं टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं। अब तुम 32 मीटर नीचे जाओ, जैसे ही तुम 32 मीटर नीचे जाओगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और बढ़ के 1 डिग्री से बढ़ जाएगा। तो जैसे ही तुम 32 मीटर नीचे जाओगे टेम्परेचर 40 से 41 हो जाएगा। फिर 32 मीटर और नीचे जाओ टेम्परेचर और 1 डिग्री बढ़ जाएगा। फिर 32 मीटर नीचे जाओ टेम्परेचर 1 डिग्री और बढ़ जाएगा। यह बात यहां पे बताई गई है। ठीक है, चल आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये तो हो गई हमारी टेम्परेचर की बात। अगली बात वो हमसे कह रहा है कि डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। यानी कि अगर हम डेंसिटी की बात करें, तो यहां पे भी वो यही कह रहा है कि सबसे ऊपर डेंसिटी थोड़ी रहती है, जैसे ही नीचे जाओगे डेंसिटी और बढ़ेगी, और नीचे जाओगे आउटर कोर में जाओगे डेंसिटी और बढ़ेगी, और नीचे जाओगे इनर कोर में जाओगे डेंसिटी और बढ़ेगी। यानी कि जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे आते जाते हो ना केवल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। सिंपल बात,
सिंपल बात, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। जितना नीचे जाते जाओगे टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों इंक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा मैंने बता दिया, हर 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा, हर 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा। ठीक है, तो एक ये चीज यहां से आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है आपकी एग्जाम में। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया हमें। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, वो आपसे एग्जाम में कह देता है कि थोड़ी देर पहले आपने ये बात बताई। मैंने कहा क्या बताया? बोले आपने ये बताया कि जो ये वाला है जिसे आप कहते हो आउटर कोर, कहते हो? मैंने कही हां कहते तो हैं। बोले जो ये वाला है इसे आप कहते हो इनर कोर, कहते हो? मैंने कहा कहते तो हैं। बोले जो आउटर कोर होता है उसमें आयरन होता है, आप ही ने कहा था। मैंने कहा इनर कोर जो होता है उसमें आयरन के साथ साथ निकल होता है, आप ही ने कहा था। मैंने कहा। बोले जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, आप ही ने कहा था। मैंने कहा हां। और बोले इनर कोर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, आप ही ने कहा था। मैंने कहा हां। एग्जाम में क्वेश्चन यही आ जाता है कि बता इनर कोर सॉलिड क्यों है? क्यों है सॉलिड? तुमने कह दिया सॉलिड, हम मान लें, व्हाई दिस कोलावेरिटी? तो बेटा इसका रीजन समझो। ये जो इनर कोर है, इस इनर कोर के ऊपर सबसे ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर मेंटल है, मेंटल के ऊपर आउटर कोर है। ये सारी की सारी चीजें किसके ऊपर है? इनर कोर के ऊपर। ये इनर कोर के ऊपर हाई प्रेशर लगाए जा रहे हैं, हाई प्रेशर लगाए जा रहे हैं, एकदम कूदे जा रहे हैं, उस पर कूदे जा रहे हैं। तो इतना हाई प्रेशर उन्होंने इनर कोर के ऊपर लगा रखा है कि जो आपका इनर कोर जो है वो सॉलिड हो जाता है ड्यू टू दिस हाई प्रेशर। समझे? तो बिल्कुल सही बात, जितने बच्चों ने कहा है हाई प्रेशर के कारण ऐसा होता है, उनका जवाब 100% सही है। ठीक है सर। तीसरी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए आज की क्लास में, और ये आखिरी है, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, वो है ये कि कंपास कैसे काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो सेलर्स वगैरह होते हैं वो इस तरीके का एक कंपास लेके चलते हैं। ये कंपास कैसे काम करता है, कभी आप लोगों ने सोचा? कैसे? नॉर्मली जो एक कंपास होता है वो कंपास नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये कंपास काम कैसे करता है? वैसे तो इसका जवाब क्लास 10 की फिजिक्स में है, लेकिन क्योंकि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, मैं यहीं इसका जवाब देता हुआ जाऊंगा। अगर हम बात करें तो जो कंपास की निडल होती है, कंपास की मेरी जान जो निडल होती है वो निडल एक मैग्नेट की बनी होती है। कंपास की निडल काय की बनी होती है? कंपास की निडल मैग्नेट की बनी होती है। और क्या तुमको पता है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक मैग्नेट है और मेरे पास ये दूसरा मैग्नेट है। आप सभी को पता होगा अगर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास लेके जाता हूं तो वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर मैग्नेट के साउथ पोल को इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेके जाऊंगा तो भी अट्रैक्ट होंगे, पता है ना? तो दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। सही बात है। तो जो ये कंपास की जो निडल होती है, ये निडल खुद एक मैग्नेट की बनी होती है, ये निडल खुद एक मैग्नेट की बनी होती है। और धरती मेरी मां है, धरती जो खुद एक मैग्नेट होता है। अब आप बोलोगे सर धरती कैसे मैग्नेट होता है, कैसी बातें कर रहे हो, बहकी सी। मैं बताता हूं। एक्चुअली मैंने अभी आपको बताया कि जो धरती का कोर होता है, धरती का जो कोर होता है, और कोर में भी कौन सा कोर? इनर कोर जो होता है, इनर कोर। उस इनर कोर के अंदर दो मेटल पाए जाते हैं, एक आयरन पाया जाता है और एक निकल पाया जाता है। और ये आयरन और निकल धरती के अंदर गोल गोल घूम रहा है। अब इससे पहले तुम मुझसे फालतू का क्वेश्चन पूछो कि धरती के अंदर चम्मच लेके कौन इसको गोल गोल घुमा रहा है? अरे यार मैं बताता हूं क्यों गोल गोल घूम रहा है। अगर तुम्हारे पास एक बॉटल है और तुम उस बॉटल को ऐसे ऐसे घुमाओ तो बॉटल के अंदर का पानी भी तो घूमेगा ना। उसी तरीके से आपको पता होगा धरती जो होती है, धरती रोटेट करती है। तो जब धरती रोटेट कर रही है तो धरती के अंदर का जो मटेरियल है वो भी तो गोल गोल घूमेगा अंदर।
तो जब धरती रोटेट करती है तो ये आयरन और निकल दोनों गोल गोल घूमते हैं, जिसके कारण ये दोनों की दोनों घूमने के बाद मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और धरती के अंदर एक मैग्नेट, कंपास की निडल पे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, और इस तरीके से हमें पता चलता है कि कंपास कैसे काम करता है। समझ गए मेरी बात को? तो कंपास की निडल जो कि खुद एक मैग्नेट है, वो कैसे काम करती है? क्योंकि धरती भी एक मैग्नेट होती है। और धरती मैग्नेट क्यों होती है? क्योंकि इनर कोर में आयरन और निकल होता है। जब धरती रोटेट होती है तो आयरन और निकल रोटेट होता है, जिसके कारण वो दोनों मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वाला मैग्नेट इस वाले मैग्नेट को इंफ्लुएंस करता है, और हमें पता चल जाता है कहां नॉर्थ है और कहां साउथ है। तो अगर आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए, कौन कौन से 3 पॉइंट मैंने आपको बताया? एक ये कि जैसे जैसे धरती में नीचे जाओगे, टेम्परेचर के साथ साथ डेंसिटी दोनों इंक्रीज होती है। दूसरा कि इनर कोर जो है वो सॉलिड क्यों होता है। तीसरा कि भाई आपको यह बताना है कि कंपास की निडल कैसे काम करती है। अगर ये तीनों समझ में आ गया, तो सारे बच्चे चैट में यस लिख के दिखाएंगे, और जिनको समझ में नहीं आया वो नो लिख के दिखाएंगे। हो जाए यस और नो में, हो जाए, आज हो जाए लड़ाई। यस आ गया, वेरी गुड, थैंक यू। एक बच्चा लिख रहा है गोट, कुछ बच्चे नो भी लिख रहे हैं। मैं आपको नो वाले बच्चों को मैं जवाब दे देता हूं। मैं फिर से सुन लो मेरी जान, बात कुछ ऐसी है कि मैं आपको थोड़ी देर पहले यह बता रहा था, अभी मैं आपको यह बता रहा हूं फिलहाल कि कंपास की निडल कैसे काम करती है, कंपास हमें डायरेक्शन कैसे बताता है, मैं आपको यह बता रहा हूं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो धरती है, धरती में एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है, आपने कभी किसी से पूछा कि धरती में नॉर्थ और साउथ पोल ही क्यों है, ईस्ट और वेस्ट क्यों नहीं है? कभी किसी से पूछा? नहीं पूछा। धरती में नॉर्थ और साउथ पोल इसीलिए हैं क्योंकि धरती खुद एक बड़े से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। धरती खुद एक बड़े से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और एक मैग्नेट के पास 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। एक मैग्नेट के पास 2 पोल होते हैं, नॉर्थ होता है और साउथ होता है, और धरती खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो धरती के पास भी एक नॉर्थ है और एक साउथ है। ठीक है, तो अभी होता क्या है कि अब ये धरती एक मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करती है ये बताओ। अगर आप धरती में अंदर जाओगे, क्रस्ट के बाद मेंटल, मेंटल के बाद आउटर कोर, आउटर कोर के बाद इनर कोर में जाओगे, तो आप ये पाओगे कि इनर कोर के पास आयरन और निकल, ये 2 मेटल होते हैं। ये दोनों मेटल जो होते हैं, जब धरती रोटेट होती है तो ये आयरन और निकल भी रोटेट होते हैं, घूमते हैं ऐसे गोल 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 गोल। जब ये गोल 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 घूमते हैं तो इनमें एनर्जी बनती है। कौन सी एनर्जी बनती है? इनमें मैग्नेटिक एनर्जी बनती है। तो जब ये मैग्नेट बन जाते हैं तो धरती मैग्नेट बन जाती है। जब धरती मैग्नेट बन जाती है तो वो कंपास की मैग्नेटिक नीडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और इससे कंपास हमें बता देता है कि कहां नॉर्थ है और कहां साउथ है। क्लियर हो गई? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों। ये अगले टॉपिक पे जाने से पहले क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने पढ़ाया है, इसलिए ज्यादातर बच्चों का सही जवाब आना चाहिए। बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? अगर आप सोच रहे हैं कि सर इसका जवाब कैसे देना है, तो मैं आपको बता दूं, आप भारत देश के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं जिन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो अभी किसी के पास नहीं है। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको लगता है इस क्वेश्चन का जो भी सही जवाब है आप उसको चैट में लिखिए, ए बी सी डी बस लिखिए। आपको लगता है ए सही जवाब है, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, और हमारा टेक आपके चैट को पढ़ के समझ जाएगा कि आपने क्या जवाब दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या था, जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जवाब आ गया मेरे ख्याल से। Which layer of Earth supports life and include continents and ocean? इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता था। लाइफ किसके कारण मौजूद है, किसके कारण कॉन्टिनेंट्स और ओशन मौजूद हैं? सबसे ऊपर की लेयर, यानी कि इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्रस्ट। तो जितने बालकों ने इसका जवाब बी दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है।
और मैं यहां देख पा रहा हूं 90.7% बच्चों ने सही जवाब दिया। मैं जब ये पीपीटी बना रहा था तो मुझसे कुछ टीचर्स बोल रहे थे, सर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पढ़ा रहे हो। मैंने कहा ये नीव के बच्चे हैं, मुझे मालूम है अगर मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज मैं आपको समझा दूंगा। ये इस बात का प्रमाण है। 90.74% बच्चों को सही जवाब दिया है। वेरी गुड दोस्तों। चलो लीडर बोर्ड देख लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं तो। ये सही बच्चों के जवाब है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये मोरोविचिक डिसकंटिन्यूटी इज द बाउंड्री बिटवीन, किसके बीच की बाउंड्री होती है मोरोविचिक डिसकंटिन्यूटी? आपका समय शुरू होता है अब। बताइए। मोरोविचिक डिसकंटिन्यूटी किन दो के बीच की बाउंड्री को कहा जाता है? बहुत शानदार, चैट में जवाब दिखते हुए, चैट मेरी भक्ति हुई। चलिए, क्या समय समाप्त हो गया है? बिल्कुल समाप्त हो गया है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, और क्रस्ट के अंदर होता है मेरी जान मेंटल। क्रस्ट के अंदर जो होता है वो होता है मेंटल। जहां क्रस्ट खत्म होता है और जहां मेंटल चालू होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगी मोरोविचिक डिसकंटिन्यूटी। तो मोरोविचिक डिसकंटिन्यूटी इज द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। तो जितने बच्चों ने इसका जवाब डी लिखा है उनका जवाब सही होगा। ज्यादातर बच्चों ने इसका जवाब गलत दिखा है। मैं देख रहा था ए लिख रहे थे तुम लोग, तो इसलिए इसका जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है डी। मैं देख सकता हूं कितने बच्चों ने डी जवाब दिया है, और ये देखिए फंस गए, हो गई गलती, हो गई गलती। भाई आपने कोर कोर कैसे पढ़ रहे हो? कोर गलत हो जाता है ना दोस्त। ये देखिए मात्र 21%। कई बार आती हुई चीजें हम गलत कर देते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। अगर यहां गलत हुआ कोई बात नहीं, एग्जाम में गलत नहीं करिएगा। चलिए लीडर बोर्ड देख सकते हैं आप। ये है हमारा लीडर बोर्ड। अनुष्का, पिज्जा, सुरेंद्र, यूए गेमर्स, निर्मला, और ये हमारे टॉप के बच्चे हैं सारे। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगले टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्थेनोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्थेनोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर? ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको एस्थेनोस्फीयर के बारे में बताना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, ये देखिए ये है हमारा इनर कोर, ठीक है। इसके बाद ये है हमारा आउटर कोर, ये है हमारा आउटर कोर, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाएं तो ये है हमारा मेंटल, ठीक है। और उसके बाद अगर आप जाएं तो ये है हमारा क्रस्ट, ये है हमारा क्रस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको ये चारों चीजों के बारे में बता दिया। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट। 4 लेयर हो गई, ठीक है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो ये आपका मेंटल वाला पार्ट है, ये जो आप जिसे आप मेंटल कह रहे हैं, ये मेंटल जब खत्म होने वाला होता है और जब क्रस्ट चालू होने वाला होता है, तो मेंटल के अंदर ही जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट जहां मेंटल खत्म होने वाला होता है और क्रस्ट चालू होने वाला होता है, यहां पर आपको एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस देखने को मिलेगा। सेमी फ्लूइड। अब सेमी फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड वो होता है जो चीज फ्लो कर सकती है, उसे फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। मैंने एक बाल्टी पानी लिया और इस एक बाल्टी पानी को मैंने ऐसे करके फेंका, क्या ये एक बाल्टी पानी फ्लो करेगा? हां, तो पानी फ्लूइड होता है। मैंने अपने घर के कोने में अगरबत्ती जलाई, क्या वो अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में बहेगा? बिल्कुल, इसलिए गैस भी फ्लूइड होती है। हर वो चीज जो फ्लो करती है, हर वो चीज जो खुद से आगे बढ़ सकती है, उसे फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड और गैस जो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, दूध एक फ्लूइड है,
क्योंकि अगर दूध का ग्लास झूल जाए तो पहले तो फ्लाइंग चप्पल रिसीव, और उसके बाद फिर तुमको पता चलेगा दूध कितनी दूर तक चला जाएगा जब तुम्हें पूरे कमरे में पोछा लगाना पड़ेगा। शहद भी एक फ्लूइड होता है, लेकिन क्या शहद उतना तेजी से बहता है जितना तेजी से दूध बहता है? नहीं। आप ये पाएंगे कि हनी जो है, हनी अगर ढूल गया तो हनी भी फ्लो करेगा, लेकिन दूध जितना, पानी जितना फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसी जो चीजें होती है ना, उन्हें सेमी फ्लूइड कहते हैं, हनी जैसी चीजों को। तो मेंटल का वो वाला हिस्सा, जब जैसे ही मेंटल खत्म होने वाली होती है, जैसे ही मेंटल खत्म होने वाली होती है और क्रस्ट चालू होने वाला होता है, यहां पे आपको एक सेमी फ्लूइड चीज देखने को मिलेगी। जब पत्थर पिघले हुए तो होते हैं, लेकिन एकदम ही लिक्विड नहीं होते हैं, थोड़े से सेमी फ्लूइड शेप में होते हैं। तो उस जगह को कहा जाता है, उस जगह को कहा जाता है एस्थीनोस्फीयर। तो व्हाट इज एस्थीनोस्फीयर? एस्थीनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ मेंटल। फिर से सुनना, व्हाट इज एस्थीनोस्फीयर? बड़े बड़े टीचर नहीं समझा पा रहे हैं चीज। मैं जब स्कूल में था, मैं बड़ा परेशान होता था, मैं टीचर से पूछ पूछ के परेशान, मैडम एस्थीनोस्फीयर क्या है? क्रस्ट, मेंटल कोर, आउटर कोर, इनर कोर के बाद ये चौथी पांचवी लेयर है क्या? बता ही नहीं पाते थे। एस्थीनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ मेंटल। एस्थीनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ मेंटल। और एस्थीनोस्फीयर के तुरंत बाद आपका क्रस्ट चालू हो जाता है। एस्थीनोस्फीयर जो होता है वो सेमी फ्लूइड होता है, एकदम फ्लूइड नहीं होता है, हल्का कम फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड होता है। अगर आप एस्थीनोस्फीयर की बात करें तो एस्थीनोस्फीयर के ऊपर ही लिथोस्फीयर होता है, यानी जिस जमीन पे तुम खड़े हो ना, जिस जमीन पे तुम खड़े हो, जमीन की वो सरफेस जिस पे तुम खड़े हो, लिथोस्फीयर, वो लिथोस्फीयर एस्थीनोस्फीयर के ऊपर ऐसे ग्लाइड करता है, ऐसे ग्लाइड करता है, क्योंकि ये सेमी फ्लूइड है ना। अब तुम खुद बताओ, मान लो कि मेरे पास ये एक फोन है, इस फोन में मैं शहद गिरा दूं और मैं दूसरा फोन उसके ऊपर रख दूं, तो तुम मुझे बताओ ये दोनों फोन एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बिना शहद गिराए क्या एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं इस वाले फोन के ऊपर शहद गिरा दूं और दूसरा वाला फोन उसके ऊपर रख दूं, तो ये इसके ऊपर ग्लाइड करेगा, ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा। और यही चीज यहां पे बताई गई है कि क्योंकि एस्थीनोस्फीयर सेमी फ्लूइड होता है, तो इसके ऊपर लिथोस्फीयर जो होता है वो स्लाइड करता है, वो ग्लाइड करता है। समझ में आया? मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं तुमको 30 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं। तुम्हें 30 सेकंड मिलेगा यह पढ़ने के लिए कि यह क्या लिखी है 5 लाइन, और उसके बाद अगर तुमको समझ में आया तो तुम लिखोगे चमका, और अगर समझ में नहीं आया तो तुम लिखोगे नहीं चमका, एनसी। एनसी का मतलब नहीं चमका। चलो पहले तुम्हारे 30 सेकंड हो जाए शुरू। ये लो, ये लो, पहले इसको पढ़ो अच्छे से, इसको पढ़ो अच्छे से। चमका, यस, ज्यादातर बालकों को चमक गया। परफेक्ट। तो आपका समय यहां पे समाप्त होता है 30 सेकंड, और मैं देख पा रहा हूं ज्यादातर बालकों को चमक गया है, इसका मतलब अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो हमने आपको अभी पढ़ा दिया व्हाट इज एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ मेंटल, और एस्थीनोस्फीयर के तुरंत बाद आपका क्रस्ट चालू हो जाता है। एस्थीनोस्फीयर जो होता है वो सेमी फ्लूइड होता है, इसके ऊपर लिथोस्फीयर जो होता है वो स्लाइड या ग्लाइड करता है। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, वो है टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ना है हमें। अब देखो, यहां मैं आज जो आपको बोलने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनना और तुम्हारे और मेरे बीच में रखना, क्योंकि एनसीईआरटी रिलीज नहीं हुई है, हमें नहीं मालूम था एनसीईआरटी कितने लेवल तक पढ़ाने वाली है। मैंने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। जो जो चीजें हो सकती थी टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, मैं सब उठा के ले आया हूं। अब हो सकता है एनसीईआरटी में ये 4 मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, इन 4 में से हो सकता है 2 आए या 1 आए, लेकिन जो भी आएगा, अगेन मैं यहां हूं, एनसीईआरटी यहां होगी, भरोसा रख बस तू। मैं तेरे को 4 थ्योरी पढ़ाता हूं। ठीक, सबसे पहली थ्योरी है वैगनर्स की थ्योरी, जिसे हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वैगनर ने दी थी। कौन से साल में दी थी? 1912 में। सर साल याद रखना है? नहीं। और वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यह कहती है कि आज से 300 मिलियन साल पहले
आज जैसे दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। आज जो 7 कॉन्टिनेंट है, आज से 300 साल पहले दुनिया में मात्र एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। पूरी दुनिया में एक कॉन्टिनेंट था, पेंजिया। यानी पूरी दुनिया की जो जमीन थी वो जुड़ी हुई थी। तुम अपनी स्कूटी में तेल डलवा के, तुम यहां से स्कूटी में तेल डलवा के यहां जा सकते थे, यहां से तेल डलवा के वहां जा सकते थे, वहां से तेल डलवा के वहां जा सकते थे, क्योंकि पूरी दुनिया एक जमीन का टुकड़ा थी। एक जमीन का टुकड़ा था विच इज पेंजिया, और एक समुद्र था विशाल सा जिसका नाम था पेंथालसा। जमीन का टुकड़ा भी एक और समुद्र भी एक। जो जमीन का टुकड़ा था उसका नाम था पेंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट, और केवल एक ओशन था जिसका नाम था पेंथालसा। अब उसने यह कहा कि जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि एस्थीनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर जो होता है वो फ्लोट कर रहा होता है। एस्थीनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर जो होता है वो फ्लोट कर रहा होता है। लिथोस्फीयर जो कई सारी प्लेट से बनता है, टेक्टोनिक प्लेट से बनता है, वो एस्थीनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता रहता है। अगर मान लेते हैं एस्थीनोस्फीयर में एकदम से बहुत तेज कुछ लहर आ जाए, तो जो लिथोस्फीयर जो प्लेट से बना हुआ है वो लिथोस्फीयर बीच से चटक जाएगा। और यही हुआ। आज से 300 मिलियन साल पहले एक कॉन्टिनेंट था विच इज कॉल्ड पेंजिया। 100 साल बाद एस्थीनोस्फीयर में एक बड़ी सी लहर आई, और उस लहर के कारण ये जो पेंजिया नाम का बड़ा सा कॉन्टिनेंट था ये टूट के 2 कॉन्टिनेंट में जुड़ गया। एक बन गया लॉरेशिया और एक बन गया गोंडवाना लैंड। एक कॉन्टिनेंट टूट के 2 कॉन्टिनेंट बन गए। एक का नाम बना लोरेशिया और एक का नाम बना गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में जो समुद्र था उस समुद्र का नाम रखा गया टेथिस सी। ठीक है। अब अगर एक बार एस्थीनोस्फीयर में लहर आई और ये 2 टुकड़ों में टूट गया, क्या गारंटी कि आगे लहर नहीं आएगी? फिर एक बार लहर आई और इस बार ये 2 टुकड़े टूट के 7 टुकड़ों में बट गए, और तब जाके आज जो आप अपनी धरती देख रहे हो वो अब ऐसी बनी है। इस धरती में अब आपको 7 कॉन्टिनेंट देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा, यहां पे आपको साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, यहां पे आपको यूरोप देखने को मिलेगा, यहां पे आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा, यहां पे आपको एशिया देखने को मिलेगा, यहां पे आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, और नीचे आपको एंटार्क्टिका देखने को मिलेगा। तो आज जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, वंस अपॉन अ टाइम वो एक कॉन्टिनेंट था विच इज पेंजिया। और यह जवाब दिया वैगनर ने साल 1912 में। बड़ा क्लेम कर गया था वैगनर, बहुत बड़ा। इतना बड़ा क्लेम कर गया था कि लोगों ने कह दिया कि भाई तुम तो पापा ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स हो यार। तो इनको फादर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कह दिया गया, फादर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तुम तो पापा हो, पापा, हम भी किसी के बच्चे हैं पापा। तो वैगनर को फादर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कह दिया गया। इतना चंगी बात बोल गया आज से उतने साल पहले। ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, इसकी कॉलर पकड़ ली, और तू इतने बड़े बड़े क्लेम कर रिया है? तेरे को कैसे पता कि आज से 300 मिलियन साल पहले एक बड़ा जमीन का टुकड़ा था? हाँ, शक्ल से तुम बुजुर्ग दिखते हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी तुम्हें कैसे पता 300 साल पहले क्या हुआ था, 300 मिलियन साल पहले। तो उसने कहा मेरे पास सबूत है, पहले कॉलर तो छोड़ो। मैंने कहा अच्छा सॉरी बोल क्या बोल रहा है। तो उसने कहा पहला तो यह है कि आप देखिए मैचिंग कोस्ट लाइंस। हमने कहा समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दे। बोले आपने कभी वो जिक्सॉ पजल्स खेले? जिक्सॉ पजल्स में कैसे होता है ना, 2 टुकड़े एक दूसरे से एकदम एग्जैक्टली जुड़ जाते हैं। अगर आप इधर देखें तो आप यही पाएंगे। अगर आप साउथ अमेरिका को अफ्रीका के पास लेके जाएं तो आप ये पाएंगे कि साउथ अमेरिका का ये वाला पार्ट अफ्रीका के ये वाले पार्ट में एकदम एग्जैक्टली सेट हो रहा है। और ये इस बात का सबूत है कि जरूर ये दोनों पहले एक होंगे तभी ये दोनों एकदम एग्जैक्टली सेट हो रहा है। मैंने कहा इत्तेफाक हो सकता है। तो उनने कहा कि अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भी एक दूसरे से एग्जैक्टली सेट होता है। आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से से एग्जैक्टली सेट होता है। तो इसने सबसे पहली बात बोल दी मैचिंग कोस्ट लाइंस। लोगों ने कहा इट इज ओनली इत्तेफाक। बोले एक और सबूत देता हूं। दूसरा सबूत है सिमिलैरिटी ऑफ रॉक।
रॉक तो WWE खेलता, उसके तो बाल नहीं है, उसके बारे में क्या? बोले वो रॉक नहीं, पत्थर। बोले यहां पर जो पत्थर पाए गए हैं वो सेम पत्थर यहां पर भी मिले हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? बोले यहां पे जो पत्थर पाए गए हैं वो सेम पत्थर यहां मिले हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? जरूर ये पहले एक जमीन का टुकड़ा था, इसलिए यहां पे सेम पत्थर है। लोगों ने कहा ओके, इट इज ऑल्सो इत्तेफाक इज द, कुछ और बताइए। तो इसने तीसरी बात बोली, फॉसिल एविडेंस। बोले आज से हजारों साल पहले जो जानवर मर जाते हो फिर वो प्रिजर्व हो जाते हैं। फॉसिल क्या होता है? तुमको शायद फॉसिल का मतलब नहीं पता होगा, मैं तुम्हें बता देता हूं फॉसिल का मतलब क्या है। इमेजिन करो आज से 500 साल पहले एक छिपकली बढ़िया चट्टान के ऊपर बैठ के धूप सेक रही थी, बढ़िया धूप सेक रही थी, गाना गा रही थी बेरन, और एकदम से क्या हुआ, ऊपर से एक बड़ी चट्टान आई है, पिचिक। वो छिपकली जो धूप सेक रही थी बिना सनस्क्रीन लगाए, उसका सैंडविच बन गया दोस्तों। अब 500 साल हो गए, 1000 साल हो गए, 2000 साल हो गए, 2000 साल बाद किसी ने ऊपर वाला चट्टान हटाया, ऐता तो देखा नीचे वाली छिपकली चिपटी पड़ी है, खत्म हो गई, उसकी बॉडी डिकम्पोज हो गई, उसकी हड्डियां डिकम्पोज हो गई। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब आप दोनों चट्टानों को अलग हटाएंगे तो दोनों चट्टानों में वो छिपकली छपी हुई दिखेगी तुमको, इंप्रिंट दिखेगा तुमको उसका। उसे फॉसिल कहा जाता है। तो बोले कुछ फॉसिल जो यहां पाए गए वो यहां पाए गए हैं, इस बात का सबूत है दोस्तों कि धरती पहले एक थी। तो लोगों ने उसकी बात मान ली, लोगों ने कहा बात तो तू सही कह रहा भाई, बात तो तू सही कह रहा, अब तू ये बता कि ये सब हुआ कैसे। चल ठीक है, मान लेते एक जमीन का टुकड़ा था, 1 से 2 बना, 2 से 7 बना, मान ली तेरी बात, पूछ और नेकी नेकी। अब तू ये बता कि ये टूटे कैसे। अब वैगनर जो था वो इस चीज का जवाब नहीं दे पाया कि वो टूटे कैसे, तो लोगों ने वैगनर से कट्टी कर ली, हट, कुछ नहीं आता तेरे को, हटा दिया। इतनी सारी ज्ञान की बातें बता के गया वो, बस वो एक चीज नहीं बता पाया कि टूटे कैसे। तो लोगों ने कह दिया तुझे कुछ नहीं पता, तू निकल, सिड सर ओपी। ठीक है, अब सर टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी तो नहीं काम आई, अब किसकी बात करें। इसी दौरान दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। क्या कोई मुझे चैट में बता सकता है वर्ल्ड वॉर 2 कौन से साल से कौन से साल आया था? बताओ जरा, हम भी देखें। दोस्तों अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं चैट में बच्चे छुपकली बनाने लगे हैं, कैसे बच्चे हो तुम लोग। वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो दुनिया में अभी तक 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। एक हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 1914 से लेकर 1918 पूरे 4 साल चला था, और दूसरा हुआ था दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 जो कि 1939 से लेके 1945 पूरे 6 साल चला था। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है 2025 से 26, कैसी बातें कर रहे हो तुम। तो अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 के बीच चला। इस वॉर में एक खास बात यह थी कि इस वॉर में पहली बार सबमरीन्स का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले सबमरीन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था। अब जर्मनी दुश्मनों के घर तक पहुंच गई थी सबमरीन लेके। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 निपट गया। अब इस सबमरीन का क्या करें? ओला रैपिडो में लगा दें क्या? इमेजिन करो सबमरीन वाला आके कह रहा ओटीपी बताओ, तो सबमरीन का अब क्या करें? तो ये डिसाइड किया कि अब ये सबमरीन किसी काम की नहीं, तो एक काम करते हैं समुद्र के नीचे क्या है, आओ ये देखने चलते हैं। क्यूरियोसिटी तो होती है ना भाई। मैं एक बिल्डिंग में रहता हूं, अभी पिछले साल ही शिफ्ट हुआ। अब उस बिल्डिंग की छत पे हमने ताला लगा रखा है। जब भी मेरे कजिन आते हैं सब कहते हैं चलो चलो छत पे चलते हैं, छत पे चलते हैं। हम लोगों ने एक बार यूट्यूब से पिन से ताला कैसे खोलते हैं उसका ट्यूटोरियल भी देखा दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद हम लोग वो ताला नहीं खोल पाए। अगर मेरी बिल्डिंग से कोई देख रहा है मैनेजमेंट वाला, तो मैं आपको बता दूं कि प्लीज पुलिस को फोन मत करना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी तो होती है। अब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है कि छत पे क्या है। क्या मानव सभ्यता के अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि समुद्र के तल में क्या है, समुद्र का बॉटम कैसा है, गुफाएं हैं, फ्लैट है, पहाड़ है, क्या है, कौन से जानवर है अंदर, रोशनी है कि नहीं, पेड़ पौधे उगते हैं कि नहीं, किसी को नहीं पता था। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो लोगों ने कहा एक काम करते हैं इन्हीं सबमरीन को अब लेके समुद्र की एक्सप्लोरेशन पे निकलते हैं। तो पता चला समुद्र तो बहुत खतरनाक है। हमने ये पाया कि समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी दरारें हैं, बड़ी बड़ी दरारें हैं, क्रैक्स हैं समुद्र के अंदर बड़े बड़े। उन क्रैक्स का नाम दिया गया मिड ओशियानिक रिज। अब
इन क्रैक से देखा गया बड़े बड़े पहाड़ निकल के आ रहे हैं। अब अगर ये पहाड़ समुद्र के बॉटम से होते हुए समुद्र के टॉप तक निकल के आ जाता है तो इसकी छोटी सी पीक बाहर निकल के आ रही है। अब तुम अगर बाहर से यहां से खड़े होकर देखोगे तो तुम देखोगे समुद्र के बीचों बीच में एक जमीन का टुकड़ा दिख रहा है, तो तुम उसको क्या कहोगे? वो आइलैंड हो जाता है। लेकिन कई बार मिड ओशियानिक रिज से जो ये पहाड़ निकलते हैं ये समुद्र के टॉप तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये ऊपर जाके से फ्लैट हो जाते हैं और समुद्र के नीचे ही रहते हैं। तो जो समुद्र के नीचे होके ऊपर जाकर फ्लैट हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है ग्वाइट्स। ठीक है सर, समुद्र के अंदर मिड ओशियानिक रिज है, हाँ। समुद्र मिड ओशियानिक रिज से पहाड़ निकल के आता है, जो समुद्र से बाहर निकल आता है आइलैंड कहते हैं, हाँ। अगर ये समुद्र के बाहर ना निकल के आए ऊपर से आके फ्लैट हो जाए ग्वाइट कहते हैं, हाँ। इसके अलावा आपको ऐसे छोटे छोटे भी कुछ पहाड़ देखने को मिलेंगे जो ऊपर से फ्लैट नहीं है। गॉइड जो होते हैं इनकी फ्लैट होता है, ठीक है, टॉप से ये फ्लैट होते हैं, लेकिन सी माउंट जो होते हैं वो टॉप से फ्लैट नहीं होते हैं। ये फ्लैट होते हैं, वो फ्लैट नहीं होते हैं। ठीक है, फिर यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक खाई देखने को मिलेगी तुम्हें, खाई, और इस खाई का नाम है ट्रेंच। ये भी समुद्र के नीचे खाइयां भी हैं। क्या कोई मुझे चैट में बता सकता है? जीके का क्वेश्चन है। जब हम छोटे थे ना, हम ऐसे क्वेश्चन एक दूसरे से पूछ के फ्लैक्स करते थे, देखता किसका जीके ज्यादा अच्छा है, देखो देखो। मुझे बता दो विच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। धरती पर सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है ये बता दो। सबसे गहरे पॉइंट की बात करें तो उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच नाम की एक जगह है, मैरियाना ट्रेंच। ये जो ये आप देख रहे हैं इस तरीके की खाइयां, उनमें से एक खाई है मैरियाना ट्रेंच। और उस खाई का सबसे नीचे का जो पॉइंट है उसका नाम है चैलेंजर्स डीप। चैलेंजर्स पॉइंट भी कहते हैं कुछ लोग। सबसे नीचे का जो पॉइंट है वो चैलेंजर्स पॉइंट है। ठीक है, वेरी गुड, मैरियाना ट्रेंच आ भी गया, यानी तुम लोग का बेटा जीके भी तगड़ा है। ठीक है सर, अब हमने देख लिया कि सर ये सारी चीजें होवे से है। आपने बता दिया समुद्र के अंदर ये होता है वो होता है, लेकिन हम तो टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने निकले थे। वैगनर ने बताया था एक जमीन का टुकड़ा था, वो 2 बने, 2 से 7 बने, दुनिया को सब अच्छा लगा। बस क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाए कि ऐसे क्यों टूटते जा रहे हैं ये, तो लोगों ने उससे कट्टी कर ली थी। वहां से आप सबमरीन पे गए, सबमरीन से आपने ये बताया ऐसा क्यों? क्योंकि जो अगली थ्योरी है जिसका नाम है, अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले ये 2 क्वेश्चंस मानव सभ्यता के सामने आ गए। जब हम सबमरीन लेके अंदर जाने लगे ना तो 2 क्वेश्चन निकल के आए। पहला क्वेश्चन ये निकल के आया दोस्तों कि व्हाई ऑल द रॉक्स ऑफ ओशन क्रस्ट आर 200 मिलियन ओल्ड। यानी कि इन्होंने ये बताया कि अगर आप यहां पर चले जाएं, तो आप ये पाएंगे कि सारे जो रॉक हैं वो 200 मिलियन साल पुराने हैं। ये भी 200 मिलियन साल पुराना है और यहां के पत्थर भी 200 मिलियन साल पुराने हैं। तो जब जियोलॉजिस्ट अंदर गए तो उन्होंने देखा यार यहां के पत्थर भी 200 मिलियन साल पुराने हैं, यहां के पत्थर भी 200 मिलियन साल पुराने हैं। फिर वो थोड़े से और आगे बढ़े, तो उनको दूसरा क्वेश्चन दिखा, और वो दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जैसे आप मिड ओशियानिक रिज से दूर जाते जाते हो, एज जो होती है वो इंक्रीज क्यों होती जाती है। यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर यहां का पत्थर 200 मिलियन साल पुराना है तो यहां का पत्थर 250 मिलियन साल पुराना है, यहां का पत्थर 300 मिलियन साल पुराना है, और यहां का पत्थर 400 मिलियन साल पुराना है। सेम उधर भी है। जैसे जैसे आप मिड ओशियानिक रिज से आगे जाओगे तो यहां का पत्थर अगर 200 मिलियन साल पुराना है तो यहां का पत्थर 250 मिलियन साल पुराना है, यहां का पत्थर 300 मिलियन साल पुराना है, यहां का पत्थर 400 मिलियन साल पुराना है। तो ये 2 क्वेश्चन जब सबमरीन लेके अंदर कूदे तब पता चले कि ज्यादातर मिड ओशियानिक रिज की जो एज है पत्थरों की वो 200 मिलियन साल है, और जैसे जैसे आप मिड ओशियानिक रिज से दूर जाते जाओगे, एज इंक्रीज होती जाएगी। यहां 200 है तो वहां 250 है, तो वहां पे 300 है, तो वहां पे 400 है। यह चीज का जवाब चाहिए था, और इस दोनों क्वेश्चन का जवाब अब आपको देगी सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी। ये जो सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी है दोस्तों, ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपके 5 मिनट लूंगा और ये आपको मैं घोट के पिला दूंगा। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, 5 मिनट लूंगा सिर्फ। तो सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी क्या कहती है? ध्यान से सुनना, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। इनका यह कहना है
कि जो आप ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट का नाम है मिड ओशियानिक रिज, मिड ओशियानिक रिज। ठीक है, अब क्या होता है कि धरती के अंदर से, ध्यान से सुनना, ये जवाब दे रहे हैं इन दोनों क्वेश्चन का, कि यहां का पत्थर एक साल एक बराबर है, फिर यहां का पत्थर बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, एज बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों? तो बोले धरती के अंदर, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यह धरती है, धरती मेरी मां। अगर धरती के अंदर की बात करें तो आपको धरती के अंदर आपको मैग्मा देखने को मिलेगा। धरती के अंदर आपको मैग्मा देखने को मिलेगा। अब ये जो मैग्मा होता है, कभी कभी ये धरती को चीर के बाहर आ जाता है। और कहां से बाहर आता है? ये जो मैग्मा होता है वो इस तरीके के कुछ आपको वोल्केनोज देखने को मिलेंगे। और कई बार क्या होता है, ये जो मैग्मा होता है ये इन वोल्केनो से होता हुआ बाहर निकल के आ जाता है। वोल्केनो से होता हुआ बाहर निकल के आ जाता है। यही मैग्मा जब वोल्केनो से बाहर निकल के आता है तो उसी को हम कहते हैं लावा। सेम चीज जब धरती के अंदर होती है, इट इज कॉल्ड मैग्मा। एज सून एज इट कम्स आउट फ्रॉम द वोल्केनो, एज सून एज इट कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट बिकम्स लावा। धरती के अंदर का है मैग्मा और धरती के बाहर का है लावा। ठीक है सर, मैग्मा और लावा तो समझ गए हम। धरती के अंदर जो वो लाल लाल होता है सर, ये क्या होता है? केचप नहीं। जब पत्थर मोल्टन फॉर्म में होते हैं, जब पत्थर पिघले हुए होते हैं तो वो मैग्मा बनाते हैं, जब तक वो धरती के अंदर है। लेकिन वही पत्थर, वही पिघला हुआ पत्थर, एज सून एज ये धरती से बाहर निकल के आ जाता है, वही पिघला हुआ पत्थर लावा बन जाता है। बोलो हाँ, ठीक है, उसी को लावा कहते हैं। अब मिड ओशियानिक रिज ये कहती है, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ये कहती है कि मिड ओशियानिक रिज जो है यहां से ना अंदर से लावा निकल के आ रहा होता है, अंदर से लावा निकल के आ रहा होता है। अब तुम समझना, लावा जलता हुआ होता है। लावा जैसे ही लावा मिड ओशियानिक रिज से निकल के आएगा, क्या होगा? समुद्र के अंदर एकदम गरम गरम लावा जब समुद्र के अंदर निकल के आएगा तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। तो जैसे ही लावा यहां निकल के आता है, तो लावा यहां जब पहुंचता है तो जैसे ही वो पानी के पास आता है, लावा ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, और यहां पे पत्थर बन जाते हैं। यहां पे पत्थर बन जाते हैं, लावा पत्थर के रूप में तैयार हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद नया लावा निकलेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा दोस्तों? नया लावा निकलेगा इसी मिड ओशियानिक रिज से। तो ये जो नया लावा निकलेगा वो क्या करेगा? इससे पहले जो लावा निकला था, जो ठंडा होकर पत्थर बना चुका था, वो उनको साइड में सरका देगा। वो उनको साइड में सरका देगा, वो उनसे कहेगा तुम आगे बढ़ो जरा, हम अब तुम्हारी जगह लेंगे, तुम आगे बढ़ जाओ। और ये जो नया वाला लावा निकला था, ये जो नया वाला लावा निकला था, उसने पहले वाले लावा को क्या किया? पहले वाले लावा के पत्थरों को आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद क्या होगा? फिर से लावा निकलेगा इसी मिड ओशियानिक रिज से। थोड़ी देर बाद फिर से लावा निकलेगा उसी मिड ओशियानिक रिज से। अब की बार जो लावा निकलेगा वो ये वाले पत्थरों की जगह ले लेगा, ये वाले पत्थरों की जगह ले लेगा जो सेकंड नंबर पे निकले थे। और वो क्या करेगा? सेकंड नंबर वाले पत्थरों को और आगे बढ़ा देगा। तो आप पाएंगे कि सेकंड नंबर वाले पत्थर जो हैं वो और आगे आ जाएंगे, सेकंड नंबर वाले पत्थर और आगे आ जाएंगे, और फर्स्ट नंबर वाले पत्थर तो अब सबसे आगे आ जाएंगे। फर्स्ट नंबर वाले पत्थर तो सबसे आगे आ जाएंगे। इन शॉर्ट, जैसे ही मिड ओशियानिक रिज से लावा निकलता है वो ठंडा हो जाता है और वहां पत्थर बना लेता है। ठीक है, जब नया लावा आता है तो उससे पहले वाले लावा को वो आगे बढ़ा देता है और वहां पे जगह ले लेता है। जब तीसरा लावा आएगा तो उससे पहले आने वाले दो लावा को वो और आगे बढ़ा देगा और उनकी जगह ले लेगा। तो नया लावा आता जाएगा और पुराने वालों को आगे बढ़ाता जाएगा, नया लावा आता जाएगा, पुराने वालों को आगे बढ़ाता जाएगा। इसीलिए आप ये पाएंगे कि सबसे कम उम्र के जो पत्थर थे वो मिड ओशियानिक रिज के पास थे। जैसे जैसे आप मिड ओशियानिक रिज से आगे बढ़ते गए थे तो एज जो थी वो इंक्रीज होती गई थी, एज जो थी वो इंक्रीज होती गई थी। इनकी एज सबसे कम थी, उनकी एज ज्यादा, उनकी एज ज्यादा, और यहां पे जो पत्थर होंगे उनकी एज तो सबसे ज्यादा होगी।
क्या आपको यह बात समझ में आई? मैं ये चीज आपसे बहुत क्लियर कट पूछना चाहता हूं। जरा मुझे सारे बच्चे, जितने बच्चों को समझ में आया, जितने बच्चों को समझ में आया वो ए लिखेंगे, ए। जिनको नहीं आया वो डी लिखेंगे, डी। जिनको आया वो ए लिखेंगे, जिनको नहीं आया वो डी लिखेंगे। शुरू करो जरा। बहुत डिफिकल्ट बात बता दी मैंने तुमको बेटा, बहुत डिफिकल्ट बात बता दी, दिमाग फट गया होगा तुम लोगों का। आपको पता है ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक से यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी में आपको, अगर आपका कोई भाई, सीनियर, बहन, कोई भी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, तुम उसको ये 5 मिनट का टॉपिक दिखाओगे, वो तुम्हें बताएगा कि ये यूपीएससी की चीज पढ़ा गया आदमी। ठीक है, चलिए पोल समाप्त हो गया है, मुझे रिजल्ट देखना है। मैं देख सकता हूं रिजल्ट 96%। वाओ वाओ, क्या बच्चे हो तुम लोग, क्या बेहतरीन जवाब, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस। मैंने उम्मीद नहीं करी थी, मैं तो अपना 100% दे ही रहा हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक शक तो था कि कहीं ऐसा ना हो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए। क्या बात है दोस्तों, तुम लिख के ले लो, तुम 9th क्लास छोड़ो, तुम 10th क्लास में भी रॉक करने वाले हो। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए अब सर, ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, यानी कि जो समुद्र की सरफेस है वो लगातार स्प्रेड होती जा रही है, स्प्रेड होती जा रही है, स्प्रेड होती जा रही है। नए पत्थर आते जा रहे हैं, पुराने पत्थर आगे जाते जा रहे हैं, नए पत्थर आगे आते जा रहे हैं, पुराने पत्थर आगे जाते जा रहे हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। तो समुद्र की फ्लोर स्प्रेड हो रही है, किसकी ज्यादा हो रही है, किसकी कम हो रही है? आओ ये बताता हूं। सबसे ज्यादा, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा जमीन जो जिसकी स्प्रेड हो रही है वो पैसिफिक ओशन की हो रही है। अगर तुमको नहीं पता पैसिफिक ओशन कहां है तो मैं तुमको बता देता हूं। यहां पे देख लो बेटा, यहां पे तुम्हें नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा, यहां पे तुम्हें साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, यहां पे तुम्हें अफ्रीका देखने को मिलेगा, यहां पे तुम्हें यूरोप देखने को मिलेगा, यहां पे तुमको एशिया देखने को मिलेगा, यहां पे तुम्हें ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, और यहां पे तुमको एंटार्क्टिका देखने को मिलेगा। अब तुम ये पाओगे कि इन दोनों के बीच में अटलांटिक ओशन है। तुम ये पाओगे कि यहां पर आपका पैसिफिक ओशन है। यहां पे आप पाओगे कि यहां पे इंडियन ओशन है। ऊपर वाला बताओ जरा चैट में, ऊपर वाला ओशन कौन सा है? तब तक मैं नीचे वाला लिखता हूं। नीचे वाला आपका सदर्न ओशन है, और जैसा कि मैं ज्यादातर बच्चों का देख पा रहा हूं जवाब, ऊपर वाला जो है वो आर्कटिक ओशन है। तो हमने ये पाया कि समुद्र यानी ओशन की जो जमीन है वो लगातार स्प्रेड होती जा रही है, और अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रही है पैसिफिक ओशन की, 6 सेंटीमीटर। ये पैसिफिक ओशन की जो जमीन है ये 6 सेंटीमीटर, इसकी जमीन जो है वो 6 सेंटीमीटर पर ईयर, 6 सेंटीमीटर पर ईयर स्प्रेड हो रही है। 6 सेंटीमीटर आपकी जो स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की होती है, लगभग लगभग उसका 1/3 पकड़ लो। इतना स्पेसिफिक ओशन हर साल बाहर होता जा रहा है, ऐसा बढ़ता जा रहा है। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो सबसे कम हो रही है अटलांटिक ओशन, सबसे कम हो रहा है, सबसे मिनिमम हो रहा है अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका अटलांटिक ओशन, ये 1 सेंटीमीटर पर ईयर सबसे मिनिमम हो रही है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब सर ये तो बहुत बढ़िया थ्योरी हो गई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इससे पता भी चल गया कि ये प्लेटें क्यों हिल रही हैं। वैगनर यही नहीं बता पाया था, वैगनर ने ये कहा था प्लेटें हिल रही हैं, एक प्लेट से 2 बनी, 2 से 7 बनी, लेकिन वो ये नहीं बता पाया था कि क्यों हिल रही हैं। लेकिन सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ने यह बता दिया कि क्यों हिल रही है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के 2 बड़े प्रॉब्लम थे। इन्होंने पहली बात ये बोली कि मिड ओशियानिक रिज में से
लावा निकलता है, इन्होंने कहा ना, इन्होंने कहा ना। और जो नया लावा आता है, जो न्यू लावा होता है, न्यू लावा जो होता है वो ओल्ड लावा को आगे सरका देता है, ओल्ड लावा को आगे सरका देता है। ये जो नया लावा निकलता है, ये जो नया लावा निकलता है वो ओल्ड लावा को आगे सरका देगा, फिर जो नया लावा निकलेगा वो बाकी लावा को आगे सरका देगा, ऐसे करके होता चलता था। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब ये नहीं दे पाए। इनने कहा लावा निकलता है, लेकिन लावा क्यों निकलता है ये नहीं बोल पाया। ये सोचो तुम, ठीक है। दूसरी बात मिड ओशियानिक रिज का सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये नहीं बता पा रहा था कि अर्थक्वेक वगैरह क्यों आते हैं। ये दो रीजन के कारण ये वाली जो थ्योरी थी लोगों ने इसको भी हटा दिया। तो हमने अभी तक दो थ्योरी पढ़ी, एक वैगनर की टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी और एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ी, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो एक बार सारे बच्चे चैट में थम्स अप देकर बताओ। एक बच्चा कह रहा है आई लव दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच यार बेटा, थैंक यू सो मच। एक बच्चा कह रहा है एंड। मेरी जान एक बात ध्यान से समझ तुम, अब आप आ गए हो 9th क्लास में। 9th क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें तुम्हें पढ़ाई पास होने के लिए नहीं करनी होती है, अब तुम्हें पढ़ाई करनी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यहां से तुम्हें पढ़ाई करनी है आईआईटी जेईई नीट के लिए, यहां से तुम्हें तैयारी करनी है यूपीएससी के लिए। क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे ना तो यकीन मानो भारत देश के किसी कोने में कोई बच्चा बैठ के कर रहा है, और जैसे ही तुम कॉलेज के बाद नौकरी के लिए अप्लाई करोगे या 12th के बाद ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की बात करोगे ना, तब तुम उस कंपटीशन में हार जाओगे। आज तुम लिख रहे हो एंड और मैं उस चीज को इग्नोर करता जा रहा हूं, जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुमको उस दिन हारने नहीं देना चाहता हूं। हो सकता है तुमको मैं बुरा लगूं, हो सकता है तुमको लगे मास्टर कितना पढ़ा गया, लेकिन यकीन मान जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीजें तुमको इजीली लगने लगेंगी, इनसे बनने वाले क्वेश्चन आएंगे, जब तुम्हें इससे क्वेश्चन नौकरी मिलेगी, तब उस दिन तुम थैंक यू बोलोगे। तो थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ाइएगा, थोड़ी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के दोस्त, थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ाइए, लेकिन मजा आ जाएगा तुमको, है ना। आगे बढ़ेंगे अपन। अब आ जाते हैं कन्वेक्शन करंट इन मेंटल, ये तीसरी थ्योरी है। हमने एल्फ्रेड की टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी, हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड थ्योरी। ये मेरी है तीसरी थ्योरी जो आज की क्लास में मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूं। ये थ्योरी ने बताया जो ये नहीं बता पाई, इन्होंने बोला ना कि मिड ओशियानिक रिज से लावा बाहर क्यों निकलता, ये नहीं बता पाए, इसने बता दिया। तो इसने क्या बताया? इसने ये बताया कि तुमने कभी दूध गर्म किया है? जब तुम दूध को उबालते हो तो दूध जब गर्म होता है तो दूध ऊपर आता है, ठीक है। या तुम जब चाय बनाते हो, चाय की फ्लेम जब तुम गैस की फ्लेम हाई कर देते हो तो चाय का बर्तन गर्म हो जाता है, चाय ऊपर आती है। लेकिन जैसे ही तुम गैस की फ्लेम लो कर देते हो, टेम्परेचर कम होता है, वो नीचे जाती है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर गर्म होकर ऊपर आती है, टेम्परेचर कम करने पर ठंडा होने पर नीचे आती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर गर्म होने पर ऊपर आती है, टेम्परेचर कम करने पर ठंडा करने पर नीचे आती है। समझ गए? समझे? यही बात यहां बताई गई है। बोले मैं बताता हूं तुम्हें क्यों ऐसा होता है कि धरती के अंदर बहुत ही ज्यादा हॉट एनवायरमेंट है। जब हॉट एनवायरमेंट होता है तो उससे मैग्मा गर्म होता है, और जब ये मैग्मा गर्म होता है तो ये मैग्मा क्या करता है, ये मैग्मा हॉट होने के कारण जब गर्म होता है तो ये ऊपर की तरफ आता है, और इसके बाद ये मिड ओशियानिक रिज से निकल आता है। यही बात बताई गई है कि भाई सिंपल सी बात है, जब कोई चीज गर्म होगी तो वो ऊपर आएगी, जैसे ही वो ठंडी होगी वो नीचे आएगी। तो जवाब जो नहीं मिल पाया कि क्यों मिड ओशियानिक रिज से लावा निकलता है, इन्होंने बता दिया। ठीक है सर। अब सर हमें कौन सी थ्योरी पढ़नी है? तीसरी भी आ गई, अब क्या करना है? हमें चौथी थ्योरी पढ़नी है, आखिरी, जो बाकी सारी थ्योरी को मिला के। अगेन थ्योरी कोई सी गलत नहीं थी, वैगनर की थ्योरी भी सही थी, बस वो एक चीज का जवाब नहीं दे पाया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी सही थी, लेकिन वो एक चीज का जवाब नहीं दे पाया। कन्वेक्शन वाली थ्योरी जो मैंने अभी आपको बताई कि क्यों चीज है, मैग्मा बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई चीज गर्म होगी तो वो ऊपर होगी, ठंडी होगी तो नीचे होगी। तो लोग एक दूसरे की कमियों को पूरा करते जा रहे थे। अब अपन बात करते हैं मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में।
तो मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने कहा कि हम सारी प्रीवियस थ्योरीज को कंबाइन कर देंगे, क्योंकि सभी सही थी, बस जिसका जवाब वैगनर नहीं दे पाया उसका सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने दे दिया, जिसका सी फ्लोर स्प्रेडिंग नहीं दे पाया उसका कन्वेंशन थ्योरी ने दे दिया। तो इन्होंने कहा हम सारी थ्योरीज को सबमिट कर देते हैं, और इन्होंने बताई ये वाली चीज एक एक्स्ट्रा बताई और ये खत्म हो गई। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। इनने ये कहा कि कई बार क्या होता है, एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है, ये है आपकी टेक्टोनिक प्लेट नंबर 1 और ये है आपके सामने टेक्टोनिक प्लेट नंबर 2। तो ये कह रहे हैं कि टेक्टोनिक प्लेट नंबर 1 कई बार टेक्टोनिक प्लेट नंबर 2 के पास जाती है, बूम, टक्कर हो जाएगी। तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी, जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी तो इसे कहा जाता है कन्वर्जेंट थ्योरी। कन्वर्जेंट थ्योरी, कन्वर्जेंट थ्योरी में क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट नंबर 1 विल कोलाइड विद टेक्टोनिक प्लेट नंबर 2। एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट से टकरा गई, बूम। भाई ये प्लेट जो हैं एस्थीनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही हैं, कभी एक दूसरे के पास जाएंगी, कभी एक दूसरे से दूर जाएंगी, कभी एक दूसरे पर रगड़ खाएंगी। और यही वो ये बात बोल रहा है कि पहला कंडीशन ये है कि एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट से टकरा गई। अब टकरा गई तो दो चीजें होंगी, दो चीजें क्या होंगी जरा वो समझो। ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है और ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है। जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के पास जाती है तो क्या होता है कि आप ये पाएंगे कि जब दोनों एक दूसरे के पास जाएंगी तो जमीन के अंदर से मिट्टी का पहाड़ निकल के आएगा। ये देखिए मिट्टी का पहाड़ निकल के आ गया। तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो बीच में से मिट्टी का पहाड़ निकल के आता है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो बीच में मिट्टी का पहाड़ निकल के आता है। ठीक है, तो यही बात बताई गई है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी तो दो चीज होंगी। ये जो रॉक्स हैं, अगर ये दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराएंगे तो ये जो रॉक्स हैं वो टूटने की जगह बैंड हो जाएंगे, बैंड। ये देखिए ये जो पत्थर था ये पत्थर टूटने की जगह बैंड हो गया। अगर ये बेंड हो जाता है तो बनता है आपका फोल्ड, तो इसे हम कहते हैं फोल्ड ज्योग्राफी में। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि दो टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे से टकराए तो बीच वाला बेंड हो, इतना फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है। हो सकता है जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के पास जाकर टकराए तो ये इतना हार्ड था कि ये चूरा चूरा हो जाए। तो अगर ये बेंड होने की जगह ब्रेक हो जाएगा तो हम कहेंगे फॉल्ट। तो जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट से टकराएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, तो दो चीजें हो सकती हैं। दोनों के टकराने पर बीच का पत्थर जो है वो या तो बेंड हो सकता है और या तो दोनों के टकराने पे बीच का पत्थर जो है वो चूरा चूरा हो सकता है। अगर बेंड हो गया तो फॉल्ट और अगर ब्रेक हो गया तो फॉल्ट। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि यह भी तो हो सकता है कि दो टेक्टोनिक प्लेट, पहली वाली चीज तो मैंने तुमको ये बता दी, ठीक है, पहली वाली चीज ये वाली चीज तो मैंने तुमको बता दी। अब अपन बात करते हैं ये वाली चीज की कि यह भी तो हो सकता है कि दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाएं। यह है टेक्टोनिक प्लेट नंबर 1 और यह है टेक्टोनिक प्लेट नंबर 2। यह भी तो हो सकता है कि ये एक दूसरे से दूर चली जाएं। यह भी तो पॉसिबिलिटी है। यह हो सकता है कि अगर एक दूसरे के पास आ रही है तो यह भी तो हो सकता है कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और इसी को कहा गया दोस्तों डाइवर्जेंट। जब दूर जाएंगी तो उसी को कहा जाएगा डाइवर्जेंट। तीसरी और अंतिम चीज ये कही गई है कि यह भी हो सकता है कि दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से रगड़ खा जाए, ना पास आए ना दूर जाए, रगड़ खा जाए। तो जब ये एक दूसरे को ऐसे रगड़ खा जाएंगी, एक दूसरे से रगड़ खा जाएंगी कि ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक दूसरे से रगड़ खा गई, तो इसे कहा जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म थ्योरी। बस इतनी सी बात थी। डन, क्लियर हो गया? इतना समझ में आया तो एक बार सारे बच्चे सिड्स और ओपी लिख के दिखाइए। अगर इतना समझ में आया तो एक बार सारे बच्चे सिड्स और ओपी लिख के दिखाइए, अगर इतना समझ में आया तो। आ गया? हाँ,
वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसके लिए क्वेश्चन लाया हूं। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक वॉज प्रपोज्ड बाय, सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स किसने दी थी? आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले, अरे रक्षक सर कहां से आ गए, रक्षक सर कहां से आ गए? अब दोस्तों देखो, मैंने रक्षक सर को बताए बगैर मैंने यहां पे रक्षक सर का नाम डाला है, तो अगर तुमने इसका स्क्रीनशॉट खींच के रक्षक सर को भेज दिया तो वो मेरी बहुत पिटाई करेंगे। अरे लेकिन डरते थोड़ी है, जिम कर रखी है हमने भी। तुम एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो आज और रक्षक सर को टैग कर दो। लो स्क्रीनशॉट आज लो, ले लिया? करो करो, देख ली जाएगी, डर थोड़ी है। चलो भाई, भाई सबसे पहले ये थ्योरी दी थी सी एल्फ्रेड वैगनर ने। जितने बच्चे ने इसका जवाब सी दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। 78.57% बच्चों ने सही जवाब दिया है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अ बाउंड्री वेयर प्लेट्स मूव अपार्ट, प्लेट मूव्स अपार्ट, जस्ट बताया है, जस्ट बताया है। एक में प्लेट पास आती है क्लोज टू ईच अदर, एक में अपार्ट जाती है और एक में स्लाइड पास ईच अदर। बता इसका जवाब क्या है? डन। जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है तो उसे कहा जाता है कन्वर्जेंट। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो उसे कहा जाता है डाइवर्जेंट। जब दो प्लेट एक दूसरे से रगड़ खाती है तो उसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्म। यहां पे मूव अपार्ट है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी, डाइवर्जेंट। तो जितने बच्चों ने इसका जवाब बी दिया है उनका जवाब सही है। 85.5% बच्चों का जवाब मेरे दोस्तों सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आज की क्लास के आखिरी टॉपिक पे। 5 मिनट और लूंगा मैं आपके, और उसके बाद मैं आपकी आज की क्लास समाप्त कर दूंगा। ओनली 5 मोर मिनट्स दोस्तों। तो भाई सबसे पहली बात क्या करे है कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं। भाई हमने अभी देखा कि धरती के अंदर कुछ इंटरनल फोर्सेस होते हैं। हमने देखा वो इंटरनल फोर्सेस के कारण किस तरीके से मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, ये सब हमने पढ़ लिया इंटरनल फोर्सेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस वो नेचुरल प्रोसेसेस को कहा जाता है जिससे धरती की सरफेस पे मौजूद चीजों का शेप साइज चेंज हो जाता है। बड़े बड़े पत्थर टूट के छोटे छोटे, छोटे छोटे पत्थर टूट के मिट्टी बन जाते हैं। कैसे पहाड़ों को बीच से चीरती हुई नदियां आती हैं। ये सारी चीजें अब हमें पढ़नी है एक्सटर्नल फोर्सेस में। एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब कि धरती की सरफेस पे, धरती की सरफेस पे जो नेचुरल प्रोसेसेस हो रही हैं जिससे जो शेप और साइज चेंज हो रहा है उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो हमें 3 तरीके की पढ़नी है, वेदरिंग, इरोजन और मास मूवमेंट। इसमें से आज की क्लास में हम सिर्फ वेदरिंग पढ़ेंगे। ये दोनों जो हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग, अगर हम वेदरिंग की बात करें तो सिंपल सी बात यह है कि द प्रोसेस बाय विच द रॉक्स एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस गेट्स ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। धरती की सरफेस पे जो रॉक्स मौजूद है, धरती की सरफेस पे जो रॉक्स मौजूद है, वो जब सरफेस की रॉक छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है तो उसे वेदरिंग कहा जाता है। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि मेरे पास एक बड़ा सा पत्थर है। ये धरती की सरफेस पे रखा हुआ एक बड़ा सा पत्थर है, लेकिन ये बड़ा सा पत्थर बिना किसी ह्यूमन के कारण, बिना किसी ह्यूमन के बावजूद ये बड़ा सा पत्थर 2 पत्थरों में टूट गया।
ये 2 पत्थर 3 पत्थरों में टूट गए। तो जो बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाते हैं, इसी नेचुरल प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग। अब यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है जो लिखा हुआ है इन सिटू। बहुत सारे बच्चों को ये इन सिटू का मतलब नहीं पता होता है, मैं आप लोग को ये इन सिटू का मतलब बताता हूं। इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब होता है उसी लोकेशन पे, ठीक है। अब यहां पे पत्थर रखा है और यही पत्थर टूट के छोटे पत्थर और छोटे पत्थर टूट के और छोटे पत्थर में कन्वर्ट हुए हैं, दैट इज कॉल्ड इन सिटू, ठीक है। लेकिन अगर यहां का पत्थर कहीं और जाके टूट जाए, दैट इज कॉल्ड एक्स सिटू। तो इन सिटू का मतलब होता है उसी पोजीशन पे हो और एक्स सिटू का मतलब होता है किसी और पोजीशन पे हो, ठीक है। तो व्हाट इज वेदरिंग? जब बड़े बड़े पत्थर टूट के छोटे छोटे पत्थर टूट के और छोटे छोटे पत्थर बनते हैं, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। और मैंने आपको बताया वेदरिंग इन सिटू भी हो सकती है, एक्स सिटू भी हो सकती है। क्लियर हो गया? अब वेदरिंग होती क्यों है? 5 चीजें अपने पढ़नी है। सबसे पहली बात क्या है? चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी चीज, तुम पत्थर की बात करो, सुनना, ध्यान से सुनना। जब तुम पत्थर को हीट करते हो, जब तुम पत्थर को गर्म करते हो, तो जब पत्थर गर्म होता है तो वो पत्थर एक्सपेंड करता है। जैसे ही आप पत्थर को गर्म करोगे, पत्थर एक्सपेंड करेगा, और जैसे ही आप पत्थर को ठंडा करोगे, कूल करोगे, पत्थर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो पत्थर को गर्म करोगे तो वो फैलेगा, ठंडा करोगे तो छोटा होगा, गर्म करोगे तो फैलेगा, ठंडा करोगे तो छोटा होगा, गर्म करेगा तो फैलेगा, ठंडा करोगे तो छोटा होगा। एक पत्थर को जब तुम हीट करते हो, यानी जब दिन का समय होता है, तुम ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई ये जंगलों में जाके पत्थर गर्म कौन कर दिया है? अरे, जब दिन में सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी तो सूरज की गर्मी से वो पत्थर गर्म होगा, और जब वो गर्म होगा तो वो एक्सपेंड करेगा। रात में जब सूरज चला जाएगा, वो पत्थर ठंडा होगा और वही पत्थर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बार बार एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करने पर उस पत्थर पे क्रैक आ जाएंगे, और जब उस पत्थर पे क्रैक आ जाएंगे तो एक बड़ा पत्थर छोटे पत्थरों में, छोटा पत्थर और छोटे पत्थरों में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को तो शास्त्रों में वेदरिंग कहा गया है। दूसरी बात आ जाती है एक्शन ऑफ वाटर। तुम एक काम करो, एक बड़े से पत्थर के ऊपर एक टंकी लगाओ और टंकी में एक छोटा सा छेद कर दो, छोटा सा, बूंद बूंद पानी टपकाना। लेकिन तुम ये पाओगे कि जो तुम्हारा बूंद बूंद पानी टपकेगा ना, वो उस पत्थर में छेद कर देगा। तो जब बारिश होती है ना, एक बड़ी सी चट्टान है, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के पड़ने पर वो पत्थर की सरफेस घिसती है, और एक बड़ा पत्थर छोटा, और छोटा पत्थर और छोटे पत्थरों में कन्वर्ट होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद आ जाता है विंड एक्शन। हवा से भी पत्थर, भाई जैसे पानी से पत्थर घिस रहा है, वैसे हवा से भी तो घिसेगा पत्थर। चौथे नंबर पे आ जाता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट। मान लेते हैं कि बड़ा सा पत्थर था, उसमें एक छेद था, और इस छेद पे एक सीड गिर गया, यहां पर आके एक सीड गिर गया। अब जब वो सीड गिर गया तो उस सीड में जब पानी वानी पड़ेगा तो उस सीड से जड़ें निकलने लगेंगी, और वो जड़ें क्या करेंगी? पत्थर के अंदर से वो जड़ें निकलने लगेंगी। तो जब वो जड़ें पत्थर के अंदर जाने की कोशिश करेंगी, वो पत्थर को चटका देंगी, पत्थर टूट जाएगा, और जब पत्थर टूट जाता है उसी को तो वेदरिंग कहते हैं। इसके बाद आखिरी बताया गया है एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। मेरी रील में एक अंकल का आता है, वो क्या करते हैं, उन्होंने एक वो ले रखा है, उन्होंने एक पत्थर ले रखा है, उन्होंने कहा मैं रोज इस पत्थर को किक करूंगा जब तक ये पत्थर गोल नहीं हो जाता। तो इस तरीके की हरकतों से भी हमारे पत्थर जो है वो बड़े पत्थर छोटे, और छोटे पत्थर और छोटे पत्थरों में टूटते जा रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में यहां पे हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। मेरी क्लास में मैं हमेशा बच्चों ना केवल क्लास पूरा थ्योरी पढ़ाता हूं, मैं आपको साथ साथ उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता हूं। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास से ये जो आपके एग्जाम में आने वाला है कि एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक विद सूटेबल एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन है, ये इसका जवाब है। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप वहां से इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने पीडब्ल्यू का नीव का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आप पीडब्ल्यू की ऐप पे जाके भी ये सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझाते हुए और डायग्राम के साथ, ये वाला क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे से करने हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा।
क्लास खत्म होने के बाद तुमको इस क्वेश्चन का जवाब चैट में लिख के जाना है, मेरे को चेक करना है कि कौन इसका जवाब दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। मैंने आज आप लोगों को ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ाया, बिना एनसीईआरटी होने के बाद पढ़ाया। थोड़ा सा चैलेंजिंग मेरे लिए भी था, लेकिन मुझे आज आपका एंथुजियाज्म देख के, आपकी एक्साइटमेंट देख के बहुत मजा आ गया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपको आगे अगले चैप्टर्स पढ़ाने के लिए और इस चैप्टर को आगे पढ़ाने के लिए। तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरा दिन बना देता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम उस सिचुएशन में आ गए हैं जहां आप लोग स्क्रीनशॉट लेके हमें स्टोरी वगैरह पे टैग करते हैं। तो हो जाए दोस्तों, हो जाए आज। ये बताओ, ये वाली बॉडी ज्यादा बढ़िया है कि ये वाली बॉडी ज्यादा बढ़िया है? बताओ, टैग करके बताओ मुझे। डन, लेट्स गो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। इस चैप्टर को खत्म करेंगे अगली क्लास में, और इसी तरीके से अपना जोश बनाए रखिएगा और नोट जरूर बना लेना अगली क्लास से पहले। जो भी प्रॉब्लम है हमसे शेयर करिए और हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।